नमस्कार, स्काई एजुकेयर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एस के कटारिया। प्यारे साथियों, काफ़ी दिनों पहले ही लाइव स्ट्रीम लगा दी थी। एक बार क्लास को एक्सटेंड भी करना पड़ा था क्योंकि कोई काम हो गया था। अभी मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। अगर मेरी आवाज़ आपके पास सही आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। रोहिताज जी, स्वागत है आपका। पवन, कृष्ण शर्मा, वीर भूमि, स्वागत है आप सभी का स्काई एजुकेयर में। अगर आपके पास आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। संस्कृत की क्लास, बहुत अच्छी कमेंट आगे निकल गया। कमलेश, किरण, सूरज, नरेश, कमलेश, प्रवीण। चलिए तो शुरू करें आज की क्लास। आज अपनी शिक्षण विधियों की क्लास रहने वाली है, तो एकाग्रचित होकर के आप इस क्लास में बैठिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। लिखने की टेंशन आप बिल्कुल मत करना क्योंकि पीडीएफ जो है एज इट इज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पूरी की पूरी आपको वैसे ही मिलने वाली है। तो लिखने की टेंशन आप एक बार दूर करके एकाग्रचित होकर के इस क्लास को देखिए, सुनिए और समझिए। ठीक है। हालांकि शिक्षण विधियों को 29 वीडियोज के पार्ट में मैं पूरा करवा चुका हूं, तो इस वीडियो में एक बार उसका फटाफट रिवीजन करेंगे। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है। CR चौधरी, मनोज, दिवेश, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग सभी को। रोहिताज जी, गुड इवनिंग। तो सभी को मैं एक बार गुड इवनिंग बोल देता हूं, इसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो आप एकाग्रचित होकर के इस क्लास को जरूर देखिएगा। एग्जाम का जो समय है वो निश्चित हो चुका है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आज भी सुबह मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर एग्जाम डेट आगे जाएगी क्या। इन चीजों को आप दिमाग से हटा करके फिर एक बार पढ़ने में लग जाइए। एग्जाम आगे नहीं जाएगी, आप इसी को डेट मान करके आप तैयारी करते रहिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी को पता है, संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों को हम इसमें पढ़ेंगे। संस्कृत सर पूरी शिक्षण विधियां कराओगे क्या? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, पूरी शिक्षण विधियां करवाएंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो 2-3 वीडियो में करवा देंगे। लंबी लंबी क्लासें रखेंगे और जल्दी से आपकी शिक्षण विधियां जो है संस्कृत की पूरी करेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियां मैंने यूट्यूब पे करवाई हुई है काफी, लेकिन कुछ वीडियो उसमें बच गए हैं, तो वो मैं अभी बनाऊंगा इसके बाद। इसके साथ ही आप पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स में सारी शिक्षण विधियां कंप्लीट हैं, हिंदी की, संस्कृत की और बाकी के सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हैं। और आज मैं आपको एक शुभकामना दूंगा, थैंक यू कहूंगा आप सभी को, क्योंकि अपना 5 लाख का परिवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्काई एजुकेयर चैनल आज की डेट में 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा कि आप सभी के कारण से ये हो पाया है। आप सभी का सहयोग अगर इसी प्रकार से बना रहेगा तो हम इसको जल्दी ही 1 मिलियन तक भी लेके जाएंगे और आपको सारे वीडियो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। मैंने आपके सहयोग की वजह से पूरी टीम आपके लिए ऑनलाइन लगा दी है और राजस्थान में जितना भी फैकल्टी हैं उन सबसे बेस्ट फैकल्टी को ट्राई करके मैंने यहाँ पे कोर्स बनवाया है ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो अगर आपने अभी तक स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारे डेमो वीडियो, फ्री वीडियो हैं, इसके साथ में बहुत सारी फ्री पीडीएफ भी हैं और वहां पर पेड कोर्स के डेमो वगैरह भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो एकाग्रचित होकर के आप एक बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए। एक बार सभी वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, तुरंत इसको शुरू करते हैं फिर। ठीक है। सभी ईमानदारी के साथ एक एक बार वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छे व्यूज अगर आपके मिलते रहे तो मैं इस वीडियो को फटाफट खींचता रहूंगा। कल या परसों में पूरी शिक्षण विधियां आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तो संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय है, संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां।
तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत क्या है, संस्कृत एक भाषा है और हम इसकी शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। शिक्षण विधियां जो है वो 15 अंक की आती है रीट के पाठ्यक्रम में। यदि आप लेवल 1 का दे रहे हैं एग्जाम तो भी 15 अंक की आएगी, अगर आप लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो भी 15 अंक की आएगी, यदि आप भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत लेते हैं तो भी 15 अंक की आएगी, और यदि आप भाषा सेकंड के रूप में लेते हैं तब भी 15 अंक की शिक्षण विधियां आएंगी। एक बार पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। पाठ्यक्रम को देखने से पहले मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक चीज बताना चाहूंगा कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें, और किस तरह से आप यदि इसको सुनते हैं, समझते हैं, तो कितना आपको याद रह पाता है। ठीक है, देखिए ज्ञान इंद्रियों की ग्रहणशीलता कितनी होती है, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एक बार ध्यान से इसको सुने, लिखने की टेंशन को एक बार आप छोड़ दें। देखिएगा, त्वचा स्पर्श करके 1% तक ग्रहण कर सकती है, यानी आप किसी चीज का अनुमान लगाना चाहो तो आप स्पर्श करके उस चीज के बारे में 1% अनुमान लगा सकते हो। चख करके आप 1.25% यानी 1.25% आप अनुमान लगा सकते हो। सूंघ करके आप 3.25% तक अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से सुनते हो तो 11% तक आप ग्रहण कर पाओगे, और यदि आप इसको आंख से देखते हो तो 83% आप ग्रहण कर पाओगे। तो अब यहां पर आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं तो आप टोटल ये 94% तक कवर कर पाएंगे। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, अगर फिर भी आप वीडियो से ही लिखना चाहें तो वीडियो को दोबारा प्ले करके लिख लेना। अभी एक चीज और बताता हूं, जो आप स्पर्श करते हो, चखते हो, या सुनते हो या देखते हो, उसमें से कितना प्रतिशत स्थायी रह पाता है। तो देखिएगा, सुनकर के आप 20 से 25% जो है वो स्थायी रख पाते हो। ठीक है, यानी उसको ग्रहण कर पाते हो, परमानेंट रख पाते हो। यदि आप देख कर करते हो तो आप 30 से 35% तक आप उसको स्थायी रख पाओगे, लेकिन यदि आप सुनते भी हो और देखते भी हो तो 50 से 55% आप इसको ग्रहण कर पाओगे। और यदि आप सुनते हो, देखते हो और उसके बाद में आप स्वयं इसको करके भी देखते हो तो 90% चीजें आपकी क्लियर हो पाएगी। इसलिए आप इसको किस तरह से अब आपको करना चाहिए आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पाठ्यक्रम को एक बार देख लेते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय है, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतः, संस्कृत शिक्षणाभिरुचि प्रश्नः, संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास है, श्रवणम संभाषणम पठनम लेखनम, संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण साधनानि, और संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि। इसके बाद में एक लाइन और बचती है, वो है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्नः, मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकारः, सतत मूल्यांकनम और उपचारात्मक शिक्षणम। यहां तक आपका ये जो सिलेबस है ये 15 अंक का है। ठीक है, 15 अंक का आपका ये सिलेबस है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके कवर करेंगे, और मैं यहां पे आपकी गारंटी दे सकता हूं कि ये 15 अंक आप पूरे के पूरे कवर कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हो, सुनते हो और समझते हो। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियोज में। उसके बाद में हमने संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को समझा था। कई बार कंफ्यूजन होता है कि शिक्षण विधियां और शिक्षण सिद्धांत, इनमें क्या अंतर है भाई? कोई कमेंट करके बताएगा। माया देवी, लॉयर, डीएनए, लोकेश गुर्जर, रजनी, रंजना, SK, ऑल इन वन। शिक्षण विधि और शिक्षण सिद्धांत में क्या अंतर है? वीडियो को शेयर किसने नहीं किया एक बार चेक करके बता दो। अगर किसी ने शेयर नहीं किया है तो कर दो। आपकी पढ़ाने की शैली बहुत ही अच्छी है। थैंक यू जयंत चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि संस्कृत की शिक्षण विधि, किसी भी भाषा की हो शिक्षण विधि और शिक्षण सिद्धांत में क्या अंतर है। शिक्षण विधि क्या होती है? पढ़ाने का तरीका। क्या है? पढ़ाने का तरीका शिक्षण विधि है। इसको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। यहां पर एक पाठ्यक्रम समझ रहे हैं तो संक्षेप में चीजें बताऊंगा। निर्दोष जी कह रहे हैं
अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। मिस चौधरी बालूराम बबलू गुजर, भोलू गुजर, सॉरी माफी चाहूंगा। हाँ, संस्कृत शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधि में मूलभूत अंतर यह होता है, शिक्षण विधि पढ़ाने का तरीका है और शिक्षण सिद्धांत नियम होते हैं। संस्कृत भाषा को सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, अधिगम करवाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो नियम क्या है? शिक्षण सिद्धांत है। हाँ, किरण ने कहा है विधि यानी तरीका और सिद्धांत यानी नियम, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, तो इसके बाद हम संस्कृत शिक्षणाभिरुचि प्रश्नाः पढ़ेंगे। संस्कृत शिक्षण में जो अभिरुचि प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो अभिरुचि पैदा करें, रुचि उत्पन्न करें पढ़ने में, वो हम देखेंगे। उसके बाद जो सिलेबस का टॉपिक दिया हुआ है उसमें लिखा गया है संस्कृत भाषा कौशल से विकास है। संस्कृत भाषा कौशल का विकास कैसे होगा? जब हम इसके 4 कौशलों को समझेंगे। श्रवणम, श्रवण कौशल या सुनना क्या है। संभाषणम या भाषण कौशल, संभाषणम इसको आप कह सकते हो, भाषण कौशल कह सकते हो। पठनम, पढ़ना। लेखनम यानी लिखना। इन 4 कौशलों को जब आप समझोगे तो आप संस्कृत भाषा कौशल के विकास को अच्छी तरह से कर पाओगे। किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि आप किसी भी भाषा में आप दक्ष बनना चाहते हैं, किसी भी भाषा के आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको वो भाषा ध्यानपूर्वक सुननी होगी, उसके बाद में बोलना होगा, फिर आपको पढ़ना और फिर लिखना। इसको भी हम समझेंगे। संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण में अधिगम साधन कौन कौन से हैं वो हम समझेंगे। इसके बाद संस्कृत शिक्षणे संप्रेष्य साधनानि, संप्रेषण के साधन कौन कौन से हो सकते हैं संस्कृत शिक्षण में, वो हम समझेंगे। और संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों के बारे में हम समझेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन संबंधी कौन कौन से प्रश्न होते हैं इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकारः, मौखिक और लिखित दोनों प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो सिलेबस में है, उनको हम समझेंगे। उसके बाद में हम सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण की जो कमियां रह जाती हैं उनका उपचार किस तरह से किया जाता है और इसको कैसे इसका निवारण करके सही किया जाता है। संजय, कौशल, मधु, कितने घंटे की क्लास होगी? देखते हैं, मैक्सिमम इसको खींचते हैं कितना हो पाता है कवर। मेरे पास मटेरियल पूरा है, आज मैं पूरी स्लाइड को लेके आया हूं और सब कुछ लिखा हुआ लाया हूं ताकि फटाफट हम इसको कवर करते हुए चल सकें। लिखने का टाइम जो है वो आपका बच जाए, तो जितना हो पाता है उसको खींचते हैं, बचा हुआ कल कर देंगे और यदि फिर भी बच जाता है तो परसों कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 29 वीडियो की एक सीरीज है तो कुछ छूटना भी नहीं चाहिए और कंप्लीट पढ़ते हुए आगे चलेंगे फटाफट रिवीजन की तरह से। तो देखते हैं कितना हो पाता है। सर डेली क्लास होगी क्या? मोना मीना, क्लास तो डेली होती है, मेरी क्लास आज हुई है काफी दिनों से। आपको हर दिन क्लासें मिलेंगी 7 से 8, फिर 8:15 से 9:30 तक क्लास चलती है। कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, जयंत चौधरी कह रहे हैं। हाँ भाई, कॉपी पेस्ट मत करो, एक बार कर दो, ठीक है। अगर नहीं भी अभी मैं देख पाया तो मैं आपको बाद में इसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, तो सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। ये सिलेबस आपके 15 अंक कवर करवाएगा, 15 अंक कवर करवाएगा ये सिलेबस, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। 15 अंक की आपकी ग्रामर आएगी और 15 अंक का आपका टीचिंग मेथड का पार्ट है, तो टोटल आपके 30 अंक संस्कृत से कवर होने वाले हैं। और शिक्षण विधियों के जो अंक हैं वो एक तरह से गणित में जिस तरह से नंबर आते हैं उस तरह से ही शिक्षण विधियों में नंबर आते हैं, तो आप शिक्षण विधियों के इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों के बारे में। देखिए, संस्कृत क्या है? एक भाषा है, और भाषा किसे कहते हैं ये आप सभी जानते ही होंगे। हम जो बातचीत करने के लिए जो माध्यम काम में लेते हैं, दूसरों के अभिप्रायों को हम समझते हैं और हम अपने अभिप्रायों को, अपने भावों को और अपने विचारों को सामने वाले तक व्यक्त करते हैं। तो जो माध्यम भाव विचारों के आदान प्रदान में काम आता है बातचीत के द्वारा, वो भाषा है, ठीक है। चलिए, इसको एक पारिभाषिक शब्दावली में यदि हम देखना चाहें तो देख सकते हैं।
भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों एवं अभिप्रायों को हम स्वयं समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वो क्या है? भाषा है। एक विद्वान है स्विट, वो कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। भाषा का जो मूल स्वरूप है वो ध्वनि ही होता है और उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए हम उसको एक लिपिबद्ध तरीके से लिख देते हैं। तो स्वीट कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा क्या है? भाषा वो है जो बोली जाए और जो सुनी जाए। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप पर। ठीक है, ये वीडियो जैसे एंड होगा आपको मैं स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। आप लिखने की टेंशन मत रखो, पीडीएफ आपको मिलेगी, 100% मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, मैं जो भी मटेरियल आपको दे रहा हूं मेरा खुद का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको जो भी पेड कोर्स में मटेरियल मिल रहा है उसकी नाम मात्र की शुल्क है 299 रुपए शुल्क है। केवल 299 रुपए में आप रीट का कंप्लीट कोर्स प्राप्त करोगे। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर 299 में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा? सारे सब्जेक्ट, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश भी हमने ऐड कर दी है, एसएसटी, साइंस, मैथ, पर्यावरण अध्ययन, गणित, सब कुछ 299 रुपए में लेवल 2। और यदि आप लेवल 1 का लेना चाह रहे हैं तो केवल 249 रुपए में। और यदि आप ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आज रात को आपको इस क्लास के बाद में एक जबरदस्त ऑफर मिलने वाला है। और वो ऑफर क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आज हमने 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। इस खुशी में आपको मैं एक विशेष ऑफर दूंगा। तो जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड कर लिया है उन सभी को उस ऑफर का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी क्लास को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्लास के एंड के बाद में आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो भाषा क्या है आप सभी समझ चुके हो। संस्कृत एक भाषा है और भाषा कहते किसे हैं ये आप समझ चुके हो। अब हम शिक्षण को समझते हैं कि शिक्षण क्या है, उसके बाद में विधि को संक्षेप में समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। चलिए देखिएगा, शिक्षण कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच में होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया क्या है? शिक्षण है। कक्षा के अंदर अध्यापक और छात्र के बीच में अध्ययन अध्यापन की जो क्रिया होती है, पठन पाठन की जो क्रिया होती है, वो क्या है? वो शिक्षण है। सुव्यवस्थित तरीके से कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर, अगर हम सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं तो वो शिक्षण नहीं है। हम पाठ्यक्रम को लेकर, एक निर्धारित सिलेबस को लेकर यदि हम अंतःक्रिया कर रहे हैं तो क्या है? शिक्षण है। सूरज मीना में भी ले रखा है। ओके, आपने कोर्स ले रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे हेमंत जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। अभी हम पेपर तैयार करवा रहे हैं। एक सूचना और भी मैं आपको साथ साथ दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो साथ साथ में आपको मैं उनका आंसर भी देता चलूंगा। अभी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनवा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में हमारे प्रैक्टिस सेट रेडी थे, हम जस्ट आपको उपलब्ध करवाने वाले ही थे, लेकिन सिलेबस में मेजर चेंजेस किया गया है। बहुत सारा सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया है एसएसटी वगैरह से, और हर सब्जेक्ट को सिलेबस ने चेंजेस ने कहीं ना कहीं छुआ है। तो हम उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट बनवा रहे हैं, टेस्ट पेपर बनवा रहे हैं, और आपको सोमवार से या मंगलवार से वो सारे उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो एक बार फिर से आपको गुड इवनिंग। कटारिया साहब जी नमस्ते। नमस्ते जी, आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। अब हम कक्षा को शुरू करते हैं। जयंत चौधरी करें 299 में कोर्स है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो शिक्षण का अर्थ हमने समझ लिया। अब शिक्षण विधि के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है वो क्या होता है? वो ही शिक्षण विधि है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही क्या है? शिक्षण विधि है। वो ही क्या है? शिक्षण विधि है। तो शिक्षण को यदि हम सम्यक ढंग से चलाना चाहते हैं तो शिक्षण विधि की हमें आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से आपको समझना है, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। यानी एक तो आप भाषा को बोल सकते हैं और दूसरा आप भाषा को लिख सकते हैं।
तो मूल रूप से जो भाषा के रूप होते हैं वो दो ही होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा के 4 कौशल होते हैं, आप सभी जानते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। संस्कृत का कोर्स कितने रुपए में है? संस्कृत का अलग से कोर्स नहीं है, आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है सारे सब्जेक्ट मिला के 299 रुपए में। ठीक है, ठीक है। कमेंट में ज्यादा समय मत निकालो। SG बेस्ट क्या लिखा है? ओके, कमेंट में समय नहीं निकालेंगे, बस आपका कुछ जरूरी सवालों के जवाब होंगे वो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं तो उनका हल आपका इस वीडियो के साथ साथ हो जाएगा। तो भाषा कौशल के 4 सोपान होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। यानी आप भाषा को बोल सकते हो और लिख सकते हो। उसके बाद में आप इसके 4 कौशलों को फॉलो करोगे तो आप भाषा कौशल में पारंगत हो जाओगे। आप सुन पाओगे, बोल पाओगे, पढ़ पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, चलिए। अतः भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल सम्मिलित हो। देखिए, किसी भी भाषा को अगर हम परफेक्ट तरीके से जानना चाहते हैं तो उस भाषा को पहले सुनना होगा। अगर आप उस भाषा को नहीं सुनोगे तो आप कभी भी जो आगे वाले स्टेप है, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये आप गारंटी मानो। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, आप जब ये कोई ऐसी चीज होती कि आपको इसका नाम पता नहीं होता, अभी मैंने आपको बता दिया ये पेन है तो आपको पता चल गया ये पेन है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इसका नाम नहीं सुना, उसको मैं ये बोलता हूं पेन है और वो सुन नहीं सकता, तो अब मैं उसको पूछता हूं कि ये क्या है, तो वो उसको क्या बताएगा? क्योंकि उसने नाम ही नहीं सुना इसका, तो उसको नाम नहीं पता, वो पता नहीं कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, वो ही बता सकता है क्या वो समझता है। तो यदि हम जब तक किसी चीज को नहीं सुनते हैं तब तक हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो पहला जो स्वरूप है वो क्या है? श्रवण या सुनना है। तो भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल वो है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल शामिल हो। कंप्लीट कोर्स कब मिलेगा? अगर हम पे करें तो कंप्लीट कोर्स आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही आप पे करते हो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। संपूर्ण कोर्स रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। वीडियो जो अभी रिसेंट हमने नए बनाकर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जैसे ही पे करते हो आपको तुरंत मिल जाएगा। और जो डाउट्स आपके रहेंगे उसके लिए लाइव क्लास रहेगी, उसमें आप उनको दूर कर सकते हो। अमूर्त और मूर्त कौन कौन से हैं अभी बता दूंगा मैं आपको। देखिए, सुनना और बोलना ये अमूर्त हैं, सुनना और बोलना अमूर्त हैं, पढ़ना और लिखना ये भाषा के मूर्त रूप हैं। ठीक है, सारे सवालों के जवाब दूंगा, आप धैर्य बना के रखें। मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसी तरफ जा रहा हूं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम भाषा के कौशलों को पढ़ेंगे और भाषा कौशल के सोपानों को समझेंगे, क्योंकि शिक्षण विधि आगे की स्टेप होगी। सबसे पहले हमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो 4 सोपान या 4 जो कौशल हैं इनको ध्यान से समझना होगा, तभी हम भाषा की शिक्षण विधि या किसी भी भाषा को सीख पाएंगे। क्योंकि हम संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों को सीखने की यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें भाषा कौशल के 4 सोपानों का ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा कौशल के जो 4 सोपान हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल क्या है? क्या हम जो सुनते हैं वो श्रवण कौशल है? नहीं, सिर्फ सुनना श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनना और उसके अर्थ को ग्रहण करना क्या है? श्रवण कौशल है। सर जी, आप चैनल पर पहली बार आए हो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरिता यादव, रेशमी, संजय, सीमा, रश्मि, रचना। चलिए, तो भाषा कौशल के जो 4 सोपान है उसमें पहला सोपान है श्रवणम या श्रवण यानी कि सुनना। दूसरा है भाषण यानी कि बोलना, जब आप सुनोगे तो आप बोल भी पाओगे। इसके बाद में जो थर्ड जो है वो है पठन यानी कि पढ़ना, और चौथा है लेखन यानी कि लिखना। ये चारों का जो क्रम है ये एक मनोवैज्ञानिक क्रम है, आपको इसे इसी क्रम में याद रखना जरूरी है, तभी हम किसी भी भाषा का सही ढंग से विकास
कर पाएंगे। तो पहली स्टेप सुनना, दूसरी स्टेप बोलना, तीसरी स्टेप पढ़ना और चौथी स्टेप क्या हो गई, लिखना। अगर हमें किसी भी मंजिल पर जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भाषा कौशल में भी ये जो 4 सीढ़ियां हैं, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, और जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हम किसी भी भाषा का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, उस भाषा में पारंगत हो सकते हैं, दक्ष हो सकते हैं। तो इसका एक क्रम जरूर याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। आपने वीडियोस देख रखे होंगे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो भाषा कौशल के जो 4 सोपान है, इसका ये जो क्रम है ये आपको पता ही होगा। याद रखने के लिए यहाँ पर आप LSRW इस को याद रख सकते हो। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यदि कई बार कंफ्यूजन हो एग्जाम में तो आप LSRW याद रखें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सर पूरे कोर्स की फीस बताओ। रीट लेवल 2 की 299 रुपए मात्र और रीट लेवल 1 की 249 रुपए। लेकिन आज रात को आपको एक और भी जबरदस्त ऑफर मिलने वाला है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके रखें ताकि आपको उस ऑफर की जानकारी मिले। ऑफर किस खुशी में, स्काई एजुकेशन ने आज 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, उस खुशी में आपको मैं एक जबरदस्त ऑफर देने वाला हूं। आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि आपको इतना जबरदस्त ऑफर मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह समझना है कि भाषा कौशल जो है, इसमें 2 ऐसे कौशल हैं जो इनपुट का काम करते हैं, जिससे हमारे दिमाग तक कोई बात जाती है, और 2 कौशल ऐसे हैं जिसका हम आउटपुट देते हैं, जिसके द्वारा। कौन कौन से हैं देखिए, श्रवण और पठन। ये 2 कौशल हैं जो बुद्धि के लिए इनपुट का काम करते हैं। किसके लिए, बुद्धि के लिए। हमारी बुद्धि तक, हमारी बुद्धि एक प्रोसेसर की तरह है, कंप्यूटर में डेटा जाता है, उसके बाद में वो उस पर एनालिसिस करता है और फिर एक रिजल्ट तैयार करके आउटपुट के रूप में देता है। हमारा मस्तिष्क उसी तरह से काम करता है। श्रवण और पठन, ये बुद्धि में इनपुट जा रहा है यहां से, यानी हम अपने मस्तिष्क तक कोई बात भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे, या तो हम सुनकर या पढ़कर। तो ये हो गया इनपुट। परीक्षा में पूछे तो श्रवण और पठन इनपुट। आउटपुट क्या है, हम बोल के उसका रिप्लाई करते हैं, यह आउटपुट है। और हम लिख करके भी अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, तो यह भी क्या है, एक आउटपुट है। तो 2 इनपुट 2 आउटपुट, श्रवण और पठन इनपुट, भाषण और लेखन आउटपुट। किसके लिए, बुद्धि के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए उद्देश्य क्या है। श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है, भाषण कौशल का क्या उद्देश्य है, पठन कौशल का क्या उद्देश्य है और लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है। सर बीकानेर से प्रणाम। सर शिक्षण विधियों की क्लास रोजाना होगी क्या? बिल्कुल, आपकी शिक्षण विधियां कंप्लीट करवाएंगे। डेली होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेली लाइव क्लास जरूर होती है। शिक्षण विधियों की नहीं होती है, दूसरे सब्जेक्टों की होती है। शिक्षण विधि ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं, ये एक रिवीजन की क्लास है, ठीक है। हाँ, तो इसका उद्देश्य बता देता हूं मैं आपको। देखिए, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है, सुनकर के अर्थ को ग्रहण कर लेना। भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होता है, बोलकर अपनी बात को कहना। पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, पढ़ करके ग्रहण कर लेना, याद कर लेना। लेखन कौशल का यानी लिख करके अपनी बात को व्यक्त करना। तो टेक्निकली हम जो वर्ड यहां पर काम में लेते हैं वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। श्रवण के लिए हम अर्थ ग्रहण करने के लिए जो शब्द काम में लेते हैं उसको कहते हैं श्रुत्वार्थ ग्रहणम। सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना, ये श्रवण कौशल का उद्देश्य है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना। उसी प्रकार से भाषण कौशल का मौखिक अभिव्यक्ति, मुख के द्वारा बोलकर अपनी बात को कहना, अभिव्यक्ति देना, ठीक है। तो ये हो गया भाषण कौशल का उद्देश्य। पठन कौशल का क्या है, पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। और इसी प्रकार से लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होगा, लिखिताभिव्यक्ति, लिख करके अपनी बात को ग्रहण करना। प्रणाम हरिभजन जी, आप सभी को प्रणाम। एक बार क्लास को आप शेयर कर दो, आपका सहयोग जरूरी है। अगर आप क्लास को शेयर करोगे तभी एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। हम केवल आपके मोटिवेशन के आधार पे ही तो कार्य कर रहे हैं।
एक शिक्षक को क्या चाहिए, मैं यहाँ पे आपसे फीस नहीं मांगूंगा, यहाँ पर आप एक लाइक कर देते हैं या शेयर कर देते हैं। आप चाहे लाइक मत करो चलेगा, लेकिन आप शेयर जरूर कर दें ताकि ये क्लास सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। चलिए, भाषण कौशल के सोपानों के उद्देश्य आप समझ ही गए हैं। इनमें दो कौशल आपने देखा होगा, इसमें दो कौशल ऐसे हैं जिनका उद्देश्य क्या है, ग्रहण करना, और दो कौशल ऐसे हैं जिनका उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति देना। तो सुनना और पढ़ना ये तो है ग्रहणात्मक उद्देश्य, इनमें ग्रहण होता है, ठीक है। इसमें पढ़ करके ग्रहण होता है और इसमें सुन करके ग्रहण होता है। तो दो कौशल कैसे हो गए, ग्रहण वाले, श्रुत्वार्थ ग्रहणम और पठित्वार्थ ग्रहणम। आगे वाले जो दो हैं वो हैं अभिव्यक्ति वाले, जिसमें हम बोल करके या लिख करके अपनी बात को कहते हैं। देखिए, आपको यहां पर केवल समझना है, चीजें केवल समझनी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ध्यान से समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम सुनकर के क्या करते हैं, सुनकर के क्या करते हैं, हम सुनकर के हम ग्रहण ही तो करते हैं। तो एक सामान्य बात है, याद करने वाली कौन सी बात है, सुनकर के ग्रहण करते हैं। बोल करके क्या करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं। पढ़ करके क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और लिख करके क्या करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं। तो यहां पर देखिए, भाषण का उद्देश्य हो गया मौखिक अभिव्यक्ति, लेखन का हो गया लिखिता अभिव्यक्ति। तो लिखने का काम है इसलिए लिखिता अभिव्यक्ति, और बोलने का काम है इसलिए मौखिका अभिव्यक्ति। मुख के द्वारा दे रहे हैं अभिव्यक्ति तो मौखिका, लिख के द्वारा दे रहे हैं तो लिखिता अभिव्यक्ति, ठीक है। तो दो उद्देश्य हो गए अभिव्यक्ति देने वाले, और दो हो गए आपके ग्रहण करने वाले। चलिए, अब यहां पर देखिए, एक प्रश्न आया था कि मूर्त कौन सा है, अमूर्त कौन सा है, तो वो मैं बता देता हूं। देखिए, श्रवण और भाषण क्या है, अमूर्त है। यहां पर हम सुनते हैं या बोलते हैं, ये भाषा का कौन सा रूप है, ये भाषा का अमूर्त रूप है। ये हमें दिखता नहीं है, हम इसको बोलकर कह सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन हमें इसका स्वरूप जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन पठन और लेखन में हम जब पढ़ते हैं तो हमें भाषा का स्वरूप, जैसे ये लिखा हुआ है पठन, ये आपको दिख रहा है, ये भाषण या पठन या श्रवण, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब इसकी तस्वीर आपको दिख रही है, मतलब ये मूर्त है। लेखन क्या है, मूर्त है। तो जिसको आप देख पा रहे हो वो मूर्त है, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और बोल पा रहे हो, वो अमूर्त है। तो परीक्षा में पूछा जाए कि भाषा का मूर्त कौन सा कौशल है और अमूर्त कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है कि श्रवण और भाषण अमूर्त है, पठन और लेखन मूर्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विज्ञान से जुड़ी हुई यहां पे बात करेंगे कि कौन सी विज्ञान से कौन सा कौशल जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, ध्वनि विज्ञान से श्रवण और भाषण जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए, ध्वनि काम में आती है, सुनने में ध्वनि काम में आती है, इसलिए ध्वनि विज्ञान हो गया। और बोलने में भी ये ध्वनि विज्ञान की चीजें हैं, यानी आपकी बोलने की जो कला है वो इसमें शामिल है। और इसमें क्या है, पठन और लेखन में सुनने की कला, तो ये क्या है, लिपि विज्ञान से संबंधित है। अक्सर देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये क्या है, लिपि विज्ञान से संबंधित है। कौन, पठन और लेखन। तो एक हो गया ध्वनि विज्ञान और दूसरा हो गया लिपि विज्ञान। जिसमें लेखन का काम होता है या पठन का काम होता है वो लिपि विज्ञान से, और जिसमें सुनने का काम होता है, बोलने का काम होता है, वो ध्वनि विज्ञान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चारों कौशलों का सही क्रम में विकास करके हम संस्कृत भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। अतः इन चारों कौशलों का सही क्रम में विकास करेंगे तभी किसी भी भाषा का विकास सम्यक ढंग से हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इस अब तक की चीजों को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं तो आप थम्स अप कर दीजिए या यस लिख दीजिए। मैं 30 सेकंड के लिए आपके कमेंट को देखूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार क्लास को शेयर कर दो अगर आपने शेयर नहीं किया है तो। चलिए सर, मैंने आपकी शिक्षण विधियों की सारी क्लास यूट्यूब पर पहले ही देख रखी है, नोट्स बना लिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। रचना मीना जी, थैंक यू सो मच। भरतपुर की धरा से प्रणाम। देवकी प्रीति, चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, जान करके अच्छा लगा। तो अब हम सबसे पहले
श्रवण, भाषण, पठन और लेखन की बात हम कर चुके हैं, तो अब एक एक करके इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आपका जो श्रवण कौशल है ये एक्चुअली में होता क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमें श्रवण करना चाहिए। तो ये जो है श्रवण कौशल, ये भाषा कौशल का पहला कौशल है और इसका उद्देश्य क्या बताया मैंने आपको, सुन करके अर्थ को ग्रहण करना। क्या उद्देश्य बताया, सुन करके अर्थ को ग्रहण करना। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो बालक यहाँ पर एक गिलास के माध्यम से सुन रहा है, इधर से आवाज आ रही है, क्या आपने बचपन में ऐसा किया है? क्या इसमें वास्तव में आवाज आती है अगर एक धागे से बांध के इसको देखते हैं तो? चलिए ये एक ऐसा ही क्वेश्चन था, अगर आपने ऐसा किया तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल, ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को ग्रहण करना ही क्या है, श्रवण कौशल है। मैं आपको बता चुका हूं कि केवल सुनना, केवल हम सुन रहे हैं, ये श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक सुन के वक्ता के आशय को ग्रहण कर लेना ही श्रवण कौशल है। इसका उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं, याद रखना। परीक्षा में ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती हैं, बहुत बार सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। श्रुत्वार्थ ग्रहणम, सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना ही श्रवण कौशल का उद्देश्य है। भाषा कौशल का पहला भाषा शिक्षण का पहला कौशल कौन सा है, श्रवण कौशल। ठीक है, इसका उद्देश्य सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना, जिसको टेक्निकली हम श्रुत्वार्थ ग्रहणम कहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना होता है और वक्ता के अर्थ को ग्रहण करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्रवण कौशल के विकास के तत्व है। इस श्रवण कौशल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, सुनने की क्षमता को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मैथ साइंस की क्लास भी पिछले 2 दिन से लग रही थी, टीचिंग मेथड्स की, आगे भी जारी होगी। आज अपनी संस्कृत की शिक्षण विधियों की क्लास है। हाँ, तो सुनना जो कौशल है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्या सर कानों को अच्छी तरह से साफ करके श्रवण कौशल को इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ, ये भी एक तत्व है। सर सुनते तो नहीं थे पर ग्लास में मुंह डाल करके बोलते थे, क्योंकि ग्लास पीछे से बंद होता है ना, तो आवाज कैसे जाएगी बाहर से? अगर उसमें छेद निकाल के धागा डाल के फिर करेंगे तो जा सकती है। ठीक है, चलिए तो श्रवण कौशल के विकास के तत्वों को देख लेते हैं। पहला जो है वो है वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनियों को ध्यान पूर्वक सुनना। वक्ता जो भी बात कहता है उसको यदि उसकी जो ध्वनि जो उच्चारण हो रही है उसके मुख से आप उसको ध्यान पूर्वक सुनते हो तो आप श्रवण कौशल का विकास कर पाओगे, क्योंकि आप अर्थ तभी समझ पाओगे जब आप उसको ध्यान से सुनोगे। आपका ध्यान यदि दूसरी जगह है तो कोई कितना ही बोलता जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वक्ता का विषय यदि रुचिकर होगा, देखिए वक्ता का विषय यदि रुचिकर होगा तो श्रवण कौशल का विकास होगा। आपने देखा होगा कोई कहानी सुना रहा होता है तो हम ध्यान से सुनते हैं, सारी चीजों से अपना कनेक्शन अपने आप ही कट जाता है। यदि हम कोई फिल्म देख के आते हैं तो भी हम ध्यान से उसको सुनते हैं। तो विषय यदि रुचिकर होगा तभी ये कार्य होगा। अगर विषय रुचिकर ही नहीं है तो हम ध्यान से कहाँ से सुनेंगे? बोर हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि भाई मत सुनाओ या आप उठ के चले जाओगे। सर यूट्यूब पर पहली बार ऐसी क्लास देखी, देव की बघेल, थैंक यू सो मच, आपको क्लास पसंद आ रही है। वक्ता की संप्रेषण की शैली अगर उचित है तो श्रवण का विकास होगा। बातचीत करने का तरीका, संप्रेषण शैली का मीन्स होता है कम्युनिकेशन का तरीका, बातचीत का तरीका। यदि बोलने वाला यदि बहुत ही अच्छे तरीके से संप्रेषण कर रहा है, उसका उच्चारण शुद्ध है, उसकी बोलने में सारी कलात्मकता है, वो बोर नहीं होने देता, बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहता है या आपका उत्साहवर्धन करता रहता है, या जो भी जरूरी चीजें हैं उस समय वो सुनने के लिए वो यदि करता रहता है तो श्रवण का विकास होता है। तो वक्ता की संप्रेषण की शैली जो है किस तरह से वो अगर वो उदास होकर के एकदम उदासी के साथ में हारा थका हुआ सा बोल रहा है तो कौन उसकी बात को सुनेगा? यदि वही उसको हंस करके एकदम पावर के साथ में एकाग्रचित होकर के अपनी बात को कहेगा तो सुना जाएगा। तो कहने का मतलब है श्रोता जो है उसको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो वो ध्यान से सुनेगा, और ध्यान से सुनेगा तो ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि मूल उद्देश्य ही क्या है यहाँ पर श्रवण कौशल का? ग्रहण करना। तो यदि हम ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं तो कितना ही सुनो चाहे। बाल गीत, अभिनय गीत या आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि सुनने से श्रवण कौशल का विकास संभव है। ये जो सारी चीजें हैं इनमें आप तरह तरह से अलग अलग तरीके से सुन सकते हो।
इसमें आपको एक से एक वक्ता मिलेंगे अच्छे अच्छे टीवी पर, उनका संप्रेषण की शैली आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। तो ये सारे क्या हैं, श्रवण कौशल के विकास के तत्व हैं। वक्ता की बात को सुनते समय ध्यान वक्ता के वक्तव्य पर ही होना। यदि आपका सुनने का मूड ही नहीं है, आपका ध्यान और कहीं है, तो आप श्रवण कौशल का विकास नहीं कर पाओगे। हाँ, संस्कृत की शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेके आएंगे। ये वीडियो जो है, इनमें एक वीडियो या दो वीडियो जितने में कंप्लीट हो जाएगी शिक्षण विधियां, इसके बाद में हम इसकी वीडियो सीरीज लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। हम बनवा रहे हैं टेस्ट सीरीज। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई श्रवण में बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक न सुनना। यदि हम वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं तो ये एक बाधा ही तो है आपके ग्रहण में। विषय रुचिकर नहीं होता है तब भी बाधा पहुंचती है। वक्ता की संप्रेषण की शैली यदि उचित नहीं है तब भी बाधा पहुंचती है। अस्पष्ट बोलता है कोई, ऐसा बोल रहा है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर बाधा ही बाधा है, उसमें आपको क्या समझ में आएगा। और सुनते समय ध्यान जो है वो वक्ता पर न होना। तो कहने का मतलब जो हमने इसके विकास के तत्व देखे थे उनको आप उलट कर देख लीजिए, ये सारे इसके क्या बन जाएंगी, बाधाएं बन जाएगी। चलिए अब हम भाषण कौशल की तरफ चलते हैं। श्रवण कौशल की बहुत बातें हो गई, आपको समझ आ गया होगा कि श्रवण कौशल क्या है। राम राम सभी को, गुड इवनिंग सभी को। एक बार क्लास को आप शेयर कर दो जो अभी अभी क्लास में जुड़े हैं। चलिए भाषण कौशल की बात करते हैं। मौखिक रूप से विचार अभिव्यक्ति भाषण कौशल का उद्देश्य है। यह द्वितीय कौशल है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाषण कौशल जो है वो कौन सा कौशल है इनके कौशलों के क्रम में, तो ये द्वितीय कौशल है। और इसका उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं। भाषण कौशल का उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति, मुख के द्वारा अपनी बात को कहकर अभिव्यक्ति देना। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, देखिएगा। आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग करना ही भाषण कौशल है। यदि हम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो भाषण कौशल नहीं है। हम अपनी बात को समझा पाए सामने वाले को, तब वो भाषण कौशल है। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा संगठित प्रयोग किया जाए जिसके द्वारा हम सामने वाले को अपनी बात को समझा पाए, तो वो क्या है, भाषण कौशल है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने से ही भाषण कौशल संभव हो पाता है। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके काम आ सकती है। भाषण कौशल जन्मजात कौशल नहीं है और ना ही वंशानुगत है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यदि किसी को ये लगता है कि मेरा भाषण की जो स्किल है या मेरा जो संप्रेषण का तरीका है या जो बोलने में कमियां हैं वो मैं सुधार नहीं पाऊंगा, तो आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाषण कौशल कोई जन्मजात कौशल नहीं है। आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और ना ही ये वंशानुगत है। यदि किसी के पिता बहुत अच्छे वक्ता हैं तो कुछ जरूरी नहीं है उसका पुत्र भी बहुत अच्छा वक्ता ही हो। तो भाषण कौशल जन्मजात नहीं है, परीक्षा में पूछा जाए तो याद रखना। हम जिस वातावरण में रहकर जो भी सुनते हैं, लोगों को बोलते हुए देखते हैं, उसी के कारण हमारे भाषण कौशल को बल मिलता है। आपने देखा होगा कि एक इंग्लिश परिवार में पलने वाला बच्चा इंग्लिश बोलता है, हिंदी परिवार में बड़ा होने वाला बच्चा हिंदी बोल पाता है, तो ये वातावरण का प्रभाव है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव है, यानी जैसा माहौल होगा वैसा ही होगा। नंदिनी, ब्रजेश, मोहन, बेला सैनी, सर आज मुझे पहली बार ऐसी क्लास मिली, कई दिनों से भटकते भटकते आज अच्छा पढ़ने में मजा आ रहा है। चलिए थैंक यू, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा कि आप इस रीट के एग्जाम में जरूर सिलेक्ट हों। आपकी सफलता मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई भी स्टूडेंट मुझे ये कहता है कि सर आपकी क्लास से मुझे जरा सा भी लाभ हुआ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप क्लास को शेयर जरूर करते रहें। अगर आप शेयर करते रहेंगे तो मेरा मनोबल बना रहेगा और आपको क्लास जो है वो दुगने जोश के साथ में मिलती रहेगी। चलिए, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उच्चारण में आरोह अवरोह क्रम का ज्ञान, गद्य एवं पद्य की गति के अनुसार भाषण, भावाभिव्यक्ति, ठीक प्रकार से उच्चारण करने का सामर्थ्य उत्पन्न करना, शब्द भंडार में वृद्धि, रुचिपूर्ण प्रस्तुति। देखिए ये सारी चीजें आपके भाषण कौशल को इंप्रूव करती हैं। आप अगर अपने आप की लैंग्वेज स्किल, जो भाषण कौशल जो है, इसको सुधारना चाहते हैं तो आपको शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना होगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। उच्चारण में आरोह अवरोह क्रम का ज्ञान होना चाहिए, उतार चढ़ाव, कभी धीमी आवाज में तो कभी तेज आवाज में।
गद्य एवं पद्य की गति का आपको ज्ञान होना चाहिए। आप गद्य को और पद्य को दोनों को समान गति से पढ़ेंगे तो ये उचित नहीं होगा, ये भाषण कौशल में बाधा बनेगा। भावाभिव्यक्ति, भावों के साथ अभिव्यक्ति, ठीक प्रकार से उच्चारण करने का सामर्थ्य उत्पन्न होना, सही ढंग से उच्चारण करने का सामर्थ्य अपने आप में उत्पन्न करना, शब्द भंडार में वृद्धि और रुचिपूर्ण प्रस्तुति। अगर आप किसी भी चीज को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हो तो ये भाषण कौशल के विकास का तत्व है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियोस आपके पहले के भी देखे हुए हैं, फटाफट रिवीजन करते हुए आगे चलते हैं। निरंतर अभ्यास, गीत, भाषण, स्पर्धा, अंताक्षरी, वाद विवाद आदि भाषण कौशल के विकास के तत्व हैं। वातावरण, जिस वातावरण में हम रहकर जो भी सुनते हैं, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। चलिए सीधा आगे बढ़ जाते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, यदि हम हिंदी भाषी परिवार में रहते हैं तो हिंदी आसानी से बच्चा सीख जाएगा, उसको व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी भाषा को, दूसरी भाषा को जब हम सीखते हैं तो हमें उसके व्याकरण के ज्ञान की काफी आवश्यकता होती है, पूरा एकदम से टेंस, काल वगैरह सारा सीखना पड़ता है। लेकिन यदि हम इंग्लिश परिवार में पैदा हुए हैं तो हम इंग्लिश बोलते हुए किसी भाषा की व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फटाफट उसको बोल लेंगे। जिस प्रकार से हम हिंदी भाषी परिवारों में जन्म लेते हैं, हमें हिंदी बोलने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो ये वातावरण का प्रभाव है, ठीक है। भाषण कौशल में बाधाएं कौन कौन सी हैं? ध्यान से नहीं वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान न होना। यदि आपको वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान नहीं है तो ये आपके भाषण कौशल में बाधा है। एक मिनट, हाँ, वर्णों का उच्चारण स्थान का यदि ज्ञान नहीं है तो आप अशुद्ध बोलोगे, अशुद्ध बोलने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कुमार मनोज जी थैंक यू, राम शंकर डीएस क्लासेज, मदन राजेश, सभी को गुड इवनिंग। 2017 में आपकी वीडियोस देखकर 60 अंक बनाए। चलिए आगे भी बनाते रहोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाँ, तो उच्चारण स्थानों का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर उच्चारण स्थानों का ज्ञान नहीं है तो ये भाषण कौशल में बाधा बनेगा। क्या बनेगा? बाधा बनेगा। अगर आपको उच्चारण स्थानों का ज्ञान नहीं है तो अशुद्ध बोलना, शब्द भंडारण की कमी, विराम चिन्हों को ध्यान में न रखना, अपर्याप्त स्वर, कभी बहुत धीरे बोल रहे हो या फिर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो, श्रोता के कानों में दर्द होने लग जाएगा। गद्य एवं पद्य को की जो गति है, जो आवश्यक गति है, वो आप नहीं बनाए रखते हैं, तो ये सारे क्या हैं? भाषण कौशल के विकास में बाधा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठन कौशल, पढ़ने का कौशल ही क्या है? पठन कौशल। सिर्फ पढ़ते जाना पठन कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक पढ़ना पठन कौशल है। चलिए, हाँ, तो पठन कौशल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उद्देश्य क्या है इसका? पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन कौशल का उद्देश्य है। क्या है? पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। यह भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है। परीक्षा में एक क्रम पूछा जा सकता है, भाई याद रखना है आपको। इनका क्रम पूछ लेते हैं। LSRW याद रखना, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इस क्रम में ये तीसरा है, तृतीय कौशल है। लिखित रूप में विद्यमान अंश को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। जो अंश लिखा हुआ है, जैसे ये यहां पर लिखा हुआ है, जैसे ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको पढ़ना, लिखित रूप में जो भाव हैं उनको पढ़ना पठन कौशल है, और उनको ग्रहण भी करना। ये नहीं कि पढ़ दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया, बस पढ़ता जा रहा हूं, अक्सर दिख रहे हैं, पढ़ना आ रहा है मेरे को तो पढ़ता जा रहा हूं, तो ये पठन कौशल नहीं है। ध्यान पूर्वक पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करना। हर जगह आपको ये ध्यान शब्द याद में रखना है कि उसके भाव को या अर्थ को ग्रहण करना, चाहे आप सुनने में, चाहे पढ़ने में। यदि आप लिखने में और बोलने में कह रहे हैं तो अपने अर्थ को समझा पाना, ठीक है। यदि आप सुनते हैं और पढ़ते हैं तब तो आप उसके अर्थ को ग्रहण कर पाए। यदि आप बोलते हैं या लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि श्रोता को अपनी बात का अर्थ ग्रहण करवा पाए, ठीक है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं।
इसका मूल आधार लिपिबद्ध ध्वनि रूप है। हम जो बोलते हैं उनको हम एक लिपि में बांध देते हैं। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूं साथ में लिखा हुआ भी है, तो मैं जो बोल रहा हूं ये पठन है। जब मैं इसको देख करके पढ़ रहा हूं और इसके अर्थ को ग्रहण कर रहा हूं, तो बोला हुआ जो चीज है उसको लिख देना, लिपिबद्ध कर देना ही क्या है, जो इसका लिपिबद्ध रूप है, ध्वनि रूप है, उसको हम पढ़ते हैं। तो ये लिपिबद्ध रूप जो है ये मूर्त रूप है। तो इसका मूल आधार क्या है, लिपिबद्ध जो ध्वनि का रूप है वो ही पठन का मूल आधार है। पठन का मूल आधार क्या है, लिपिबद्ध ध्वनि रूप। श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये याद रखना आपको। देखिए, श्रवण की अपेक्षा, अभी मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल रीजन दिया कि हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो कितना याद रहता है, और यदि हम लिखते हैं तो कितना याद रहता है, यदि हम स्पर्श करते हैं तो कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप सिर्फ सुनते हो, उसकी बजाय यदि आप पढ़ते हो तो आप ज्यादा ग्रहण कर पाओगे। तो एग्जाम में आप जब तैयारी करो तो इन चीजों को आप ध्यान में रखो। विषय वस्तु को सुनने में जो अशुद्धियां रह जाती हैं उनका निवारण किससे होता है, पठन से होता है। अगर बोलने में कुछ अशुद्धि रह गई लेकिन साथ में यदि लिखा हुआ भी है तो आप उसको समझ पाओगे कि हाँ, इसका मतलब यह है। जो लिखित रूप दिखेगा उससे आपको ये क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। पठन प्रक्रिया दो कारकों से प्रभावित होती है, मुद्रा और शैली। दीपक, अनीता, सुभाष, मदन, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पठन प्रक्रिया जो है ये दो कारकों से प्रभावित होती है, मुद्रा और शैली। पढ़ने की मुद्रा कैसी है और पढ़ने की शैली कैसी है। जोर जोर से पढ़ रहे हैं, सिर हिला हिला के पढ़ रहे हैं, लेटे हुए पढ़ रहे हैं, या कहीं भी और किसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ये मुद्रा और शैली जो है पढ़ने की, ये बहुत ही मायने रखती है। तो ये दो कारक इसको प्रभावित करते हैं। पठन शैली से क्या तात्पर्य है, देखिए समझिएगा। लिखित सामग्री को सही लय, गति, प्रवाह, विराम एवं उच्चारण के साथ पढ़ना। पठन की जो शैली है इसको सही गति, सही लय, विराम चिन्हों का ध्यान में रखते हुए इसकी जो गति होनी चाहिए उस सही गति से यदि आप पढ़ोगे तो आप पठन कौशल का विकास कर पाओगे। तो ये जो दो कारक हैं इनको आप ध्यान में जरूर रखें। पठन मुद्रा, इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार सही मुद्रा में खड़े होकर या बैठकर पुस्तक को आंखों से उचित दूरी पर रखकर कैसे पकड़ा जाए और उसका पठन किया जाए, एवं भावानुकूल पठन होना अति आवश्यक है। पठन जो है वो भावानुकूल होना चाहिए। हम जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं उसके लेखक का जो भाव है, उस पुस्तक में जो लिखने का और उसको व्यक्त करने का जो भाव है, उस भाव के साथ यदि हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं तभी हम उसका सही अध्ययन कर पाएंगे, सही अधिगम हो पाएगा। तो भावानुकूल पठन बहुत ही आवश्यक है। गति, लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन, इसका उद्देश्य होता है पठन का। कोई पूछे कि पठन का उद्देश्य क्या होता है, तो पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, ये तो इसका प्राइम उद्देश्य हो गया, मेन उद्देश्य। इसके साथ साथ हमें बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। गति, लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन, प्राथमिक स्तर के लिए भावों के अनुकूल तथा अभिनय पूर्वक पठन का अभ्यास कराना चाहिए माध्यमिक स्तर के लिए। यानी ये इसका उद्देश्य है कि माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको भावों के अनुकूल अभिनय पूर्वक पठन करना चाहिए, और ये जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं इनको गति और लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन, समान गति से पठन का सामर्थ्य उत्पादन, ये पठन कौशल का उद्देश्य होता है। सृजनात्मक शक्ति का विकास, स्वशैली का विकास तथा आनंदानुभूति उच्च स्तर के लिए आवश्यक है। यानी उच्च स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए सृजनात्मक शक्ति का विकास पठन से होता है। स्वशैली यानी पढ़ने के बाद वो अपनी शैली के द्वारा, उनकी जो
भाव होते हैं वो अपनी शैली में अपना करके उनको बोल सकें। संस्कृत की क्लास हिंदी में मिलेगी या संस्कृत में? अभी ये जो शिक्षण विधियों की क्लास चल रही है संस्कृत की शिक्षण विधियों के अनुसार चल रही है, हिंदी में भी आपके काम आएगी। ये जो टॉपिक है ना, पठन कौशल, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, सेम टू सेम है, जरा सा भी चेंज नहीं है, पूरा का पूरा ऐसा ही है। तो आप हिंदी और संस्कृत दोनों में काम में ले सकते हो, ठीक है। चलिए, अब पठन जो है यहां पर आपको कुछ चीजें और भी समझनी है। पठन मूल रूप से दो प्रकार का होता है। अगर हम कक्षा की दृष्टि से देखें तो दो ही प्रकार का होगा, अन्यथा इसके और भी प्रकार होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ने। हमें जो पढ़ना है वो इतना ही पढ़ना है कि पठन मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सहस्वर, यानी स्वर के साथ पढ़ना, सहस्वर पढ़ना, और दूसरा मौन, यानी बिना बोले पढ़ना। मन मन में पढ़ने के लिए बोलते हैं ना हम कई बार, बिना बोले पढ़ना, मौन पठन होता है। एक बार क्लास को आप शेयर कर दो जितने भी लाइव हैं। चलिए, तो सहस्वर पठन जो है ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है आदर्श वाचन, जिसमें शिक्षक के द्वारा वाचन किया जाता है, यानी जब अध्यापक कक्षा में आता है और पाठ को पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं उस तो सबसे पहले अध्यापक एक वाचन करता है जिसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। वो हमें उद्देश्य बताता है कि आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो उसका एक वाचन करता है, उसके बारे में बताता है, तो ये आदर्श वाचन होता है। उसके बाद में उसके जो मूलभूत तत्व जो भी हैं वो अध्यापक बच्चों को बोलने के लिए कहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं, तो ये छात्रों के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, याद रखना आपको। अनुकरण वाचन जो है ये छात्रों के द्वारा किया जाता है, और ये क्या करते हैं, अध्यापक जो बातें बोल रहा है उसी को पीछे पीछे बोलते हैं, यानी कि इसका अनुकरण करते हैं। और समवेत वाचन, ये समूह में छात्रों के द्वारा किया जाता है। समवेत वाचन किसके द्वारा किया जाता है, समूह में छात्रों के द्वारा किया जाता है। तो आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा, अनुकरण वाचन यानी पीछे पीछे बोलना ये छात्रों के द्वारा होता है। फिर सारे छात्र, पूरा का पूरा छात्रों का समूह एक साथ पढ़ता है या उच्चारण करता है। तो ये सस्वर पठन के तीन प्रकार हैं, समवेत वाचन सारा समूह एक साथ, अनुकरण वाचन अध्यापक का अनुकरण बच्चे करते हैं, और आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा होता है। चलिए, दूसरा जो इसका तरीका है वो है मौन पठन, बिना बोले पढ़ना, आराम से, बोल रहे नहीं है बस पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका सामान्य मौन पठन, जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सामान्य रूप से पढ़ते हो, तो ये सामान्य मौन पठन है, यानी हम ऐसा ही पढ़ रहे हैं बस, ठीक है, ये सामान्य मौन पठन है। दूसरा होता है गंभीर पठन, गंभीर मौन पठन, गंभीर होकर के किसी चीज को आप डीप पढ़ रहे हो, गहराई में पढ़ रहे हो, तो ये गंभीर मौन पठन होता है। और एक होता है द्रुत पठन। द्रुत पठन कौन सा होता है, एग्जाम आ गई, पूरा पढ़ा हुआ आपका, फटाफट फटाफट मौन रह करके पन्ने आप पलट रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आगे चलते जा रहे हो, ठीक है। यानी किसी भी चीज के बारे में आपको केवल संक्षेप में जानकारी लेनी होती है, तो आप फटाफट फटाफट उसका मौन रख करके पठन करोगे तो द्रुत पठन हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से एक बार पढ़ते हैं। देखिए, सस्वर पठन जो है इसका एक उद्देश्य है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सस्वर पठन का मूल जो उद्देश्य है वो है शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना, शुद्धोच्चारण की योग्यता का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। किसका, सस्वर पठन का। लय गति यति जैसे विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सस्वर पठन की योग्यता का विकास करना ही इसका उद्देश्य है। हम बच्चों को कोई भी कार्य करवाते हैं विद्यालय में तो उसके पीछे एक निश्चित उद्देश्य अवश्य रूप से होता है। तो सस्वर पठन का ये उद्देश्य है कि शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना, कहाँ पर रुकना, कहाँ पे वापस चलना, कितनी यति देनी, कितना विराम लेना, विराम चिन्हों का उनको ज्ञान कराना, ये सारे सस्वर पठन के लिए जरूरी है। चलिए, एक बार मौन पठन का भी उद्देश्य समझ लेते हैं कि मौन पठन का क्या उद्देश्य है। देखिए, मौन पठन का उद्देश्य है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। स्वाध्याय यानी अपने आप, जिसको आप सेल्फ स्टडी कहते हैं, कि बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास हो, पठन में मुख्य भावों का आत्मसात करने की योग्यता विकास करना, बालकों में चिंतन मनन शक्ति का विकास करना, ये सारे क्या हैं, ये मौन पठन के उद्देश्य हैं। ये मौन पठन के उद्देश्य हैं, ठीक है।
यानी जब हम मौन रह करके पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। स्वाध्याय, एक तो मौन रहकर पढ़ेगा तो अपने आप ही तो पढ़ेगा, किसी को पढ़ा थोड़ी सकेगा। मौन रहकर स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी की आदत बन जाएगी। दूसरा है मुख्य भावों को आत्मसात करने की योग्यता का विकास होगा। जो मुख्य भाव हैं उनको वह मौन रह करके पढ़ रहा है तो आत्मसात करेगा, ये इसका विकास हो जाएगा। चिंतन और मनन शक्ति का विकास होगा। आप मौन रह करके पढ़ते हैं तो आप चिंतन करते हैं अपने आप अपने आप पे लेकर के इन चीजों को समझोगे तो बहुत समझ जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। आदर्श वाचन क्या है? सुनील कुमार कह रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ध्यान देकर के एक बार इसको समझो, क्योंकि श्रवण कौशल जो है, श्रवण भाषण पठन कौशल, ये जो 4 कौशल मैंने आपको बताए, भाषा कौशल के जो 4 कौशल हैं, उनको यदि आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखिए आदर्श वाचन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, समझाता हूं। पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श वाचन। शिक्षक जब कक्षा में आता है और स्वयं बोल बोल के पढ़ाता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक आदर्श वाचन। और जब आप उसको पीछे पीछे पढ़ते हो तो वो अनुकरण वाचन। और जब आप सारे एक साथ उसको पढ़ने लग जाते हो तो वो हो जाता है समवेत वाचन। ठीक है। शिक्षक पदों को स्पष्ट करता है। शिक्षक का कार्य क्या होता है वहां पर? जब वो बोलता है तो पदों को स्पष्ट करता हुआ चलता है। यहाँ पर एक क्लास की आप फील लीजिए कि बच्चे बैठे हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो बच्चों को शिक्षक क्या समझा सकता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। पाठ पढ़ते हैं हम जब भी, तो वो पाठ क्यों पढ़ाया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। मंजू देवी, देव कुमार, सोना कुमारी, लर्निंग स्टडीज जोन, सर बहुत ही बेहतरीन क्लास है। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को। हाँ, तो शिक्षक पदों को स्पष्ट करता है। कक्षा चल रही है तो शिक्षक क्या कर रहा है? पाठ पढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ के सुना रहा है, आदर्श वाचन कर रहा है, और जो पद आते हैं, जो कठिन शब्द आते हैं, जो पद आते हैं, उनका उच्चारण कर रहा है, ताकि छात्र जो हैं उन पदों को स्वयं भी उच्चारण कर पाए। कई बार छात्रों के सामने समस्या आती है कि वो उच्चारण नहीं कर पाते, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, तो यहां पर शिक्षक उनको सरल करता जाता है। सभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो, ह्रस्व दीर्घ स्वरों का उच्चारण में सावधानी रहे। यानी सभी जो शब्द हैं उनके उच्चारण में शिक्षक को सावधानी रखनी चाहिए। आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये साथ ही साथ चीजें आपके लिए भी कारगर सिद्ध होंगी, एग्जाम में तो पूछी जा सकती हैं। हमारे पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा गया है, इसका भी एक उद्देश्य है। हमें शिक्षण विधि इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम विद्यालय में जाएं तो हम ये पढ़कर जाएंगे, चाहे एग्जाम देने के, हम इसमें पास होने के लिए ये पढ़ के जाएंगे, लेकिन ये हमारे काम आएगी जब हम विद्यालय में नियुक्त होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें भी ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। उच्चारण स्थानों के अनुसार आदर्श वाचन करना चाहिए। पाठगत विराम चिन्ह व अन्य चीजों को ध्यान में रखकर पठन में सावधानी रखें। यदि शिक्षक ही पाठ में आए हुए विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखेगा तो बच्चे भी वैसी गलती करेंगे। तो शिक्षक को जरूरी है कि वो पाठ में आए गए पाठ में जो विराम चिन्ह, यति, गति, लय जो जरूरी बनती है जिस जगह, वो करनी आवश्यक है ताकि बच्चे भी उसका अनुकरण कर सकें। भावों के अनुकूल पठन किया जाना चाहिए। भावानुकूल पाठ आदर्श वाचन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि भावानुकूल पाठ करना चाहिए। लेखक का जो उद्देश्य है उस पाठ को लिखते समय उसके मूल भाव को यदि आप बच्चों को समझा पाते हैं तब तो आपका पढ़ाना सार्थक है। यदि आप लेखक के मूल भाव को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, अपने ही बातों को अपने हिसाब से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पढ़ाना निरर्थक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भावों के अनुरूप पाठों का पठन किया जाना चाहिए। उस पाठ का यदि हास्य भाव है तो उसको हंस के पढ़ाया जाना चाहिए। अगर कोई नाटक है तो उसको नाटक की मुद्रा में जो भी उसकी शिक्षण विधि होती है उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। उसमें रौद्र है या जो भी भाव है, ठीक है, या फिर वक्ता का जिस वाक्य में जो कहने का तरीका है उसका, लेखक का, उस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है? मैंने आपको यह बताया कि आदर्श वाचन क्या है, शिक्षक को वाचन करते समय किस प्रकार से करना चाहिए। अब हम आदर्श अनुकरण वाचन की बात करते हैं। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है।
क्लास को एक बार शेयर कर दो सभी। हाँ, क्लास रोज होगी क्या? बिल्कुल रोज होगी क्लास। सर टॉपिक का नाम बताना। टॉपिक का नाम संस्कृत की शिक्षण विधियों का रिवीजन हम कर रहे हैं और यहाँ पर भाषा कौशल के सोपानों को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें हम वाचन को पढ़ रहे थे, सस्वर वाचन को, जिसमें हम आदर्श वाचन पढ़ चुके हैं और ये अनुकरण वाचन है। देखिए, अनुकरण वाचन जो है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है। देखिए क्या इसकी प्रक्रिया होती है, इसका जो स्वाभाविक रूप है वो आपको समझना है, वो क्या होता है। देखिएगा, छात्र शिक्षक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं। शिक्षक अब यहाँ पर क्या कर चुका है, आप क्लास में एक स्टेप के हिसाब से चलिए। शिक्षक ने सबसे पहले आदर्श वाचन किया और उसके जो तरीके थे वो मैंने आपको बताए। अब मैं शिक्षक तो अपना काम कर चुका, अब अनुकरण वाचन होता है। अब छात्र क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे बोलते हैं। तो शिक्षक के द्वारा किया गया जो आदर्श वाचन है उसी का अनुकरण करते हैं, उसके पीछे पीछे बोलते हैं या उसको फॉलो करते हैं, वो ही क्या है, अनुकरण वाचन है। सभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और ये ध्यान कौन रखेगा, ये शिक्षक रखेगा, क्योंकि उसने आदर्श वाचन किया है और वो अनुकरण वाचन इसीलिए करवा रहा है ताकि बच्चे भी शुद्ध रूप से पढ़ पाएं, शुद्ध रूप से वाचन कर पाएं। ह्रस्व दीर्घ स्वरों के उच्चारण में सावधानी बच्चे रखें। कक्षा में शांति रखनी आवश्यक है। यदि शिक्षक शांति नहीं रखता है तो वो चीजें हैं उस दिशा में नहीं जाएगी, अधिगम सही से नहीं हो पाएगा। और भावों के अनुकूल ही पाठों का पठन किया जाना चाहिए। शिक्षक ये ध्यान रखे कि बच्चे जो हैं वो भावों के अनुकूल ही पाठों का पठन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से अनुकरण वाचन होता है। अब होता है समवेत, यानी समूह के द्वारा, छात्रों के द्वारा वाचन। पूरी क्लास में जितने छात्र हैं वो एक साथ वाचन करते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है समवेत वाचन किसके द्वारा होता है, तो छात्र समूह के द्वारा समवेत वाचन होता है। सभी छात्रों से शिक्षक कभी मौन, कभी उच्च स्वर में, कभी भावों के अधिगम के लिए समवेत वाचन करवाता है। तो ये कार्य करवाता कौन है, शिक्षक करवाता है। सभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो, ध्यान वही रखता है। ह्रस्व दीर्घ की सावधानी का ध्यान रखता है। कक्षा में शांति बनाए रखनी यहां भी आवश्यक है, चाहे समवेत वाचन ही क्यों न हो। भावों के अनुकूल ही पाठ का पठन किया जाना चाहिए और प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ये श्रेष्ठ तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मौन पठन की बात करते हैं। यहां पर हमने सस्वर पठन की बात कर ली, अब मौन पठन की बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला इसका भाग जो है वो है सामान्य मौन पठन। देखिएगा, मौन रहकर पठन, सामान्य उद्देश्य हेतु पठन कराना, जैसे कथा पठन, समाचार पत्र आदि पठन, जो मैं आपको संक्षेप में बता चुका हूं। अगर सामान्य रूप से आपको पढ़ना है तो वो सामान्य मौन पठन है। आप बोल नहीं रहे हैं, बस समाचार पत्र पढ़ रहे हैं या कोई कथा पढ़ रहे हैं, ये सारा क्या है, सामान्य मौन पठन है। दूसरा है गंभीर मौन पठन। पाठ्य सामग्री की तह तक पहुंचने व गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करने के लिए मौन पठन किया जाता है। यानी गहराई से पढ़ने के लिए, गंभीरता पूर्वक पठन के लिए, हम जो चिंतन मनन करने के लिए गहराई से मौन रहकर पढ़ते हैं, इसीलिए मौन गंभीर मौन पठन हो गया। सार गर्भित, क्लिष्ट व अधिक चिंतन वाली विषय वस्तु को मौन रहकर पठन किया जाना इसी में शामिल है। कई बार आपको लगता है कि बस आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आप ध्यानपूर्वक आप पढ़ें और उसके अर्थ को समझें। यानी आप गंभीरता के साथ किसी विषय को पढ़ रहे हो तो वो क्या है, गंभीर मौन पठन है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आदर्श वाचन का उद्देश्य क्या है। यानी आपका वाचन जो है वो शुद्ध होना चाहिए, आपको विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, यति गति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यही आदर्श वाचन का उद्देश्य पूछ रहे हो। आदर्श वाचन जो होता है वो अध्यापक के द्वारा किया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो अर्थ को समझ पाए कि कौन से शब्द का उच्चारण कैसे होगा, कौन से शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, कहां पर यति है, कहां पर गति है, तो ये सारा बच्चे समझ पाए। इसलिए आदर्श वाचन सबसे पहले अध्यापक करता है। फिर अनुकरण वाचन में बच्चे बोलते हैं तो अध्यापक इन चीजों को जांचता है कि क्या बच्चे सही से उच्चारण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। मौन वाचन किस क्लास से शुरू करना चाहिए, छठी कक्षा से शुरू करना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रुत पठन, सीखी हुई बात का अभ्यास करने और अवकाश का सदुपयोग करने के लिए हम द्रुत पठन करते हैं। जिस तरह से आज हम कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो ये द्रुत पठन है। लेकिन ये मौन द्रुत पठन नहीं है, ठीक है, मौन द्रुत पठन नहीं है। अगर आप स्वयं पढ़ते हो फटाफट सीखी हुई बात को दोबारा, तो ये मौन पठन होता है। सूचना एकत्रित करने एवं आनंद प्राप्ति के लिए भी द्रुत मौन पठन किया जा सकता है। आपको फटाफट सूचनाएं प्राप्त करनी है, आपको समय ज्यादा खराब नहीं करना, तो आप चुपचाप बैठेंगे, अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे और फटाफट फटाफट आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका द्रुत पठन। पठन कौशल अभिवृद्धि विधि। देखिए, पठन कौशल जो है, इसकी अभिवृद्धि हम कैसे करेंगे। आपने पठन के बारे में सुना, सस्वर पठन, मौन पठन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। मौन पठन में आपने सामान्य मौन पठन, गंभीर पठन और द्रुत पठन। अब हम बात करेंगे कि पठन कौशल की अभिवृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। आपने श्रवण कौशल की अभिवृद्धि के बारे में पढ़ लिया, भाषण कौशल की अभिवृद्धि के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, वर्ण, सबसे पहले पठन कौशल की अभिवृद्धि करने के लिए हमें वर्ण का अध्ययन बच्चों को करवाना पड़ेगा। अक्षर का बोध करवाना पड़ेगा कि अक्षर जो है वर्णमाला में किस तरह से संजोए हुए होते हैं, उनका क्या क्रम होता है, उच्चारण किस तरह से होता है। तो एक एक अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है, एक एक अक्षर का ज्ञान। इसको हम वर्ण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विधि। कि सबसे पहले एक एक अक्षर का ज्ञान करवाया जाए, उसके बाद में पद, और इसका जो क्रम होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। यानी सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले वर्ण बताया, उसके बाद में वर्णों को जोड़ करके पद बनाते हैं, तो पदों का अध्ययन किया जाता है। फिर धीरे धीरे बड़े पद लाए जाते हैं, फिर वाक्य लाए जाते हैं, और फिर इसके बाद में जो कथा विधि होती है उसमें बड़े बड़े चित्र होते हैं और उनके नीचे बड़े बड़े वाक्य लिखे हुए होते हैं। उनको पढ़ करके आपको अर्थ ग्रहण करना होता है। ठीक है, एक बार कक्षा को आप शेयर कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। तो पठन कौशल की अभिवृद्धि कैसे होती है? वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है, एक अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है, सरल से कठिन की ओर करवाया जाता है, फिर पदों के बारे में, फिर वाक्य के बारे में, और फिर कथा के माध्यम से पठन करवाते हुए पठन कौशल में वृद्धि की जाती है। अब यहां पर पाणिनि ने एक अधम पाठक के 6 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से 6 लक्षण है? परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा जा सकता है। अधम पाठक, ठीक है, अधम पाठक के 6 लक्षण। गद्य को गीत रूप में पढ़ना। अधम का मतलब होता है निम्न कोटि का जो पाठक है, उसकी बात यहां पर की गई है। गद्य को गीत रूप में पढ़ना, अत्यंत तीव्रता से पढ़ना। यानी कि जो गद्य है, गीत नहीं है, जो गद्य है, सामान्य जो पैराग्राफ है, उसको भी गीत रूप में पढ़ना, अत्यंत तीव्रता से पढ़ना, बहुत तेज गति से पढ़ना, पढ़ते समय सिर को हिला हिला करके जोर जोर से पढ़ना, विचारे बिना पढ़ना, लिखा हुआ जैसा का है वैसा का वैसा पढ़ देना, अर्थ को नहीं समझना, अल्प कंठ से धीरे धीरे पढ़ना, इतने धीरे धीरे से पढ़ रहे हैं कि किसी को सुन ही नहीं रहा। तो ये सारे क्या हैं? ये अधम पाठक के 6 लक्षण हैं। आप एक बार कक्षा को शेयर कर दो फटाफट। अब उसके बाद में आपको श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण बताऊंगा। एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं, काफी देर से कमेंट नहीं पढ़े, आप नाराज हो जाओगे क्योंकि सर मेरा नाम नहीं लिया। पूजा शर्मा, उदय, विनोद, प्रकाश, राम श्री, क्या नाम, राम श्री पूरा नहीं दिखा, जहांगीर, संदीप, प्रकाश, चंदू यादव। चलिए देखिए, ये रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूं। शिक्षण विधियों को विस्तार पूर्वक हम 29 वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये एक पूरी सीरीज चली थी और उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है। अब एक बार मैं इसका रिवीजन आपको करवा रहा हूं, इसीलिए मैं सब कुछ लिखा हुआ फटाफट आपको दिखाते हुए चल रहा हूं, ताकि वो चीजें एक बार आप रिवाइज कर लें। उसके बाद कल या परसों से आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, तो ये सारी चीज अगर आप एक बार देखे हुए पढ़े हुए होंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है,
लिखा हुआ इसीलिए ताकि आपका समय बचे। अगर मैं पूरा वीडियो एक साथ शिक्षण विधि करवाना चाहूं तो क्या संभव है लिख लिख के करवाऊंगा? तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आप एक अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को आ, समझना आना चाहिए, और जो भी कठिनता है उसका मैं निवारण करते हुए चल रहा हूं। यदि आपको फिर भी कोई कठिनता रहती है तो आप निसंकोच कमेंट करें, मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण कौन कौन से हैं? मधुरता, बोलने में मधुरता होनी चाहिए भाई, ध्यान रखो आप भी। अक्षरों की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर मैं लिख के यहाँ पे पढ़ाता तो हो सकता है कि मेरी जो हैंडराइटिंग है वो आपको परेशान करे, इसलिए अक्षरों की स्पष्टता टाइपिंग वाले में ज्यादा है। हालांकि कई लोगों की राइटिंग इतनी स्पष्ट होती है कि बहुत मजा आता है। ये जो लिखा हुआ कंप्यूटराइज टेक्स्ट है इसको दूर कर देते हैं वो, मतलब इससे बेहतरीन पढ़ा देते हैं। अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति, पदों का विच्छेद, अच्छा स्वर, धीरता और लय, ये गुण जो हैं ये किसके हैं? ये श्रेष्ठ पाठक के गुण हैं। तो अधम पाठक के 6 गुण और श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण ये आपको याद रखने जरूरी हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहुंच गए हैं लेखन कौशल में। लेखन कौशल का अर्थ उद्देश्य क्या है मैं आपको बता चुका हूं। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही इस वीडियो में। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। सर ग्रामर में दिक्कत होती है, नहीं होगी ग्रामर में, उसकी दिक्कत को भी दूर करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ लाइव, रोज आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं फटाफट इसलिए चल रहा हूँ ताकि ये रिवीजन की क्लास जो पूरी हो जाए, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन आसपास के और लेंगे और इस तरह से आपकी ये पूरी करवाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको जल्दी मिलने वाली है। स्काई एजुकेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। अभी नया जो पैटर्न है, नया सिलेबस है, उसके अनुसार हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। जिन्होंने कोर्स ले लिया उनको भी मिलेगी, और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया उनके लिए टेस्ट सीरीज हम अलग से भी दे देंगे। ठीक है, तो सभी डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के बाद में आज आपको एक जबरदस्त ऑफर मिलने वाला है। बहुत ही शानदार ऑफर मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। जो ऐप डाउनलोड नहीं की हुई जिनकी, वो वंचित रह जाएंगे, और जिन्होंने डाउनलोड कर ले उनको ऑफर का पता चल जाएगा। ऑफर बहुत ही शानदार होने वाला है। किस खुशी में होने वाला है? आज हमने 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए हैं। इस खुशी में आपको एक शानदार ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है? कमेंट किया गया आपने। लिखिता अभिव्यक्ति, वेरी गुड। दीपमाला, आपने सही जवाब दिया है। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? लिखकर अभिव्यक्ति देना, अपनी बात को लिख करके प्रकट कर देना ही तो क्या है? लेखन कौशल है। ये संस्कृत और हिंदी दोनों की शिक्षण विधियों को आप एक मान सकते हो। यहां तक हम जो भी पढ़े हैं अभी तक, ये पूरा हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियों में समान है। हम भाषा कौशल के सोपानों को पढ़ रहे हैं जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में एक जैसे हैं। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो हिंदी की भी तैयारी आपकी साथ में हो रही है, संस्कृत की भी हो रही है। तो लेखन कौशल का उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं, लिखिता अभिव्यक्ति। एक मिनट, आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। तो हम पहुंच गए हैं लेखन कौशल में। एक बार थोड़ा सिस्टम हैंग कर गया, मैं वापस इसको शो करवाता हूं अभी। आप क्लास को तब तक शेयर कर दीजिए। मैं बस मात्र 30 सेकंड में वापस वहीं पहुंचा दूंगा जहां तक हम पहुंच गए थे। तो ये हम पढ़ते हुए भाषण कौशल को हम पढ़ चुके हैं, लेखन कौशल में पहुंच गए हैं। तो ये आ गया अपना लेखन कौशल। ठीक है, हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था लेखन कौशल का उद्देश्य। लिखिता अभिव्यक्ति आपने बताया। वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिल्कुल। स्काई एजुकेयर यूट्यूब चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप चाहते हो तो स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर भी आपको इसकी सारी वीडियो क्रम वाइज मिल जाएगी। तो भाषा कौशल का अंतिम और चौथा कौशल जो है वो क्या है? लेखन कौशल। लेखन कौशल क्यों करते हैं? क्योंकि हम लिख करके अपनी बात को व्यक्त कर पाए।
तो इसका उद्देश्य क्या हो गया? लिखिताभिव्यक्ति। क्या हो गया? लिखिताभिव्यक्ति। परीक्षा में पूछा जाए भाई ये कौन से नंबर का कौशल है, तो ये चतुर्थ नंबर का कौशल है। या फिर परीक्षा में यूं पूछा जाए कि भाई अंतिम कौशल कौन सा है, तो याद रखें लेखन कौशल जो है ये अंतिम कौशल है भाषा कौशल के चारों कौशलों में या चारों सोपानों में। ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा अंश का लिपि रूप में लिखा जाना ही लेखन है। प्रश्न उठता है कि लेखन है क्या? तो हम जो बोलते हैं, हम जो ध्वनि मुख से निकालते हैं, उसको जब हम लिख देते हैं, उसको मूर्त रूप दे देते हैं, तो वो क्या है? लेखन है। 12 नगरी से प्रणाम लोकेश जी, आपको भी प्रणाम। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। अभी प्रश्न आया था कि मूर्त और अमूर्त की बात की गई थी, तो यहाँ पर लेखन कौशल के द्वारा हम भाषा को स्थायित्व प्रदान करते हैं या मूर्त रूप प्रदान करते हैं। यहाँ पर वर्तनी का महत्व है, यहाँ पर शुद्ध लेखन का महत्व है। कहां पर है शुद्ध लेखन का महत्व? है लेखन कौशल में। यानी केवल लिखना मात्र लेखन कौशल नहीं है, बल्कि शुद्ध लिखना, इसका आ से समझा देना और अपनी बात को व्यक्त कर देना, क्या है? लेखन कौशल। सभी को गुड इवनिंग। हाँ, तो लेखन कौशल से आप क्या समझे? इसका उद्देश्य होता है लिखकर अभिव्यक्ति देना। यह भाषा कौशल का अंतिम कौशल है, क्रम में पूछे तो चतुर्थ कौशल है। ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा के अंश को लिखा जाना ही लेखन है। भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है लेखन के द्वारा। और यहाँ पर वर्तनी का महत्व, परीक्षा में पूछा वर्तनी का महत्व कौन से कौशल में है? वैसे तो सभी में ही होता है, लेकिन लेखन कौशल में वर्तनी का महत्व सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य आप एक बार इस तरह से भी समझ लीजिए। इसका मूल उद्देश्य तो होता है लिखकर अपनी बात को ग्रहण करना, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या उद्देश्य हैं? अक्षर, शब्द और वाक्य के स्वरूप का ज्ञान होना। अक्षर, शब्द और वाक्य, इनके स्वरूप का ज्ञान होना, ठीक है, कि इसका स्वरूप बनावट कैसी होती है, इसका ज्ञान बच्चों को करवाना। जब हम बच्चे को शुरू में लिखना शुरू करते हैं तो हम उनको बनावट सिखाते हैं कि ये इस तरह से लिखा जाता है। अब वो इस आकृति को देखता है, इसके स्वरूप को देखता है और खुद इसको लिखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो लेखन कौशल में पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य, इस क्रम में इसके स्वरूप का ज्ञान करवाया जाता है। भावों को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करना, जो भी भाव हैं उनको लिख देना ताकि वो स्थायी हो जाएं। यदि हम किसी के भावों को नहीं लिखते हैं तो वो स्थायी नहीं होंगे। पदम, सुभाष, रिंकू, अभय, मंगल राम, राजेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम, नमस्ते। चलिए वापस क्लास में आ जाइए। पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। हमने जो पढ़ लिया अब हमें इसको व्यक्त करना है। सामने है यदि कोई तो हम बोल करके व्यक्त कर देंगे, यदि सामने नहीं है तो हम उसको लिख करके व्यक्त कर देंगे। तो लेखन कौशल के द्वारा हम लिख कर अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी बात को। कैसे कर पाते हैं? लिख कर अभिव्यक्त कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखन कौशल में वृद्धि। आपने श्रवण कौशल में वृद्धि देखा, पठन कौशल में देखा, ठीक है। अब आप भाषण कौशल में भी देखा, अब आप लेखन कौशल में वृद्धि की जो भी जरूरी चीजें हैं वो देख लीजिए। सर क्या आज संपूर्ण रिवीजन इसी वीडियो में हो जाएगी? कोशिश करते हैं इसमें जितना हो पाता है। वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि 29 वीडियो का मटेरियल एक वीडियो में होना तो संभव नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा इसमें कर पाते हैं उतना ही कल के लिए इजी रहेगा। तो सेकेंड वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मुकेश जी मैंने कमेंट देख लिया, अब आप इसको, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मनोज कुमार, रंजीत, राम राम रंजीत जी। चलिए लेखन कौशल में वृद्धि कैसे होती है? प्रश्न ये उठता है कि लेखन जो है इसको कैसे सुधारा जाए, इसमें अभिवृद्धि कैसे की जाए, ये आपको ध्यान से समझना है। देखिए दृष्ट लेखन विधि, श्रुत लेखन विधि, अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति, ये 3 पद्धतियां हैं जिसके द्वारा आप अपने लेखन कौशल में अभिवृद्धि कर सकते हैं। दृष्ट लेखन विधि क्या है, श्रुत लेखन विधि क्या है और अक्षर स्वरूप पद्धति क्या है, इसके लिए इसको हम समझते हैं।
चलिए एक बार सभी कक्षा को शेयर जरूर कर दीजिए। लाइव बहुत कम हो, आप कक्षा को शेयर नहीं कर रहे हो। हाँ, तो देखिए दृष्ट लेखन विधि या जैक्टोट विधि किसे कहते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। यहां पर लिखा गया है कि अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है। अध्यापक ने जो शब्द लिखा बच्चा उनको देख देख करके लिखता है या पुस्तक या श्यामपट्ट में देखकर अभ्यास करता है। इस विधि को क्या कहते हैं, जैक्टोट विधि कहते हैं। अशुद्धियां कम होती है, इसका लाभ यह होता है विराम चिन्ह आदि का ज्ञान भी हो जाता है। और यह विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए विधि सर्वश्रेष्ठ है। इसको जैक्टोट विधि के द्वारा विधि के नाम से भी जानते हैं। तो साधारण सा है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है दृष्ट लेखन। देखिए नाम, देखिए आप ये नाम देख करके ही इसके अर्थ को लिख दोगे परीक्षा में। अगर जैक्टोट नाम दे दिया तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो दृष्ट यानी देखकर, लेखन यानी लिखने की विधि, दृष्ट लेखन विधि। यहां पर पुस्तक में या शिक्षक के द्वारा बोल के लिखाया जाता है या श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है या छात्र अध्यापक का अनुकरण करते हैं। कहने का मतलब है देख कर लिखते हैं। तो ये कौन से बच्चों के लिए उपयुक्त होता है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा है सुनकर लिखना। अब थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के हैं, वो सुनकर भी लिख सकते हैं। अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर लिखना। अध्यापक मध्यम गति से वाचन करे, वाक्य पद पाठ्य पुस्तक से ही हो, विराम चिन्हों को न बोलें बल्कि उन्हें समझने का प्रयत्न करें, छात्र स्वयं भावानुकूल विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करें। ये सारी चीजें होती हैं। आप इनका अर्थ समझ गए होंगे, मैं फिर भी बता दूंगा। देखिए अध्यापक, ये श्रुत लेखन विधि क्या है, अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर छात्र लिखता है। अध्यापक बोलता है और छात्र जो है उनको सुनकर लिखता है, मतलब श्रुत लेखन, सुनकर के लिखता है। अध्यापक मध्यम गति से वाचन करें ताकि बच्चे लिख पाएं। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो ये चीजें जरूरी हैं, आपको भी समझना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसके लिए भी जरूरी है, दोनों ही प्रकार से जरूरी है। वाक्य या पद जो है वो पाठ्य पुस्तक से ही हो। ये नहीं कि आप उनको कोई भी कहानी लिखवा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक का मटेरियल होना चाहिए। अंतःक्रिया जो होती है वो सिलेबस को या पाठ्यक्रम को लेकर के होनी चाहिए। उसमें जो विराम चिन्ह आते हैं उनको बोले नहीं, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे अध्यापक मध्यम गति से वाचन करे पूर्ण विराम, इस तरह से नहीं बोलना है, बल्कि आपको इस भाव से बोलना है कि बच्चे समझ जाएं। ठीक है, विराम चिन्हों को न बोलें बल्कि छात्र उन्हें समझने का प्रयास करें। ठीक है, छात्र स्वयं भावानुकूल विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करें, यानी जो भाव है लिखा हुआ उसके अनुसार छात्र अपने आप ये समझ जाएं कि कहां पर अल्प विराम आएगा, कहां पर पूर्ण विराम आएगा। तो ये जरूरी है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए ये चीज जरूरी हो जाती है। तो ये आपको श्रुत लेखन विधि में समझना है। अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति। अध्यापक अधिकाधिक श्यामपट्ट का प्रयोग करे, गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखने का अभ्यास छात्रों से करवाए। जो अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति है, इसमें क्या होता है, अक्षर का स्वरूप और उसका अनुकरण। नाम में ही सब कुछ है। क्या है, नाम में ही सब कुछ दिया हुआ, आपको समझना है। अब किस तरह से करवाता है अध्यापक, देखिए अधिक से अधिक श्यामपट्ट का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए ताकि बच्चे अक्षर के स्वरूप को समझ पाएं और उसको देख करके लिख सकें। गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखने का अभ्यास छात्रों से करवाया जाए। गृह कार्य के अलावा भी लिखने का अभ्यास छात्रों से करवाया जाए ताकि वो अक्षर के स्वरूप को समझें और अनुकरण करें। तो अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति आपके समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम अभी तक जो पढ़े वो हम भाषा कौशल के 4 सोपान पढ़े, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। उम्मीद करता हूं कि श्रवण, भाषण, पठन और लेखन और इनका विकास किस तरह से होता है ये आप सभी समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। मैं मात्र 30 सेकंड आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। प्रकाश देवपुरा, सर ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी? हाँ, ये यूट्यूब पर ही चल रही है, तो ऑलरेडी
अपलोड ही हो रही है। नाइस क्लास पूजा शर्मा जी कह रही हैं, थैंक यू। अमर सिंह कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमर जी। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि चीजें आपके समझ में आ रही है, फिर हम संस्कृत की शिक्षण विधियों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभी हम केवल भाषा कौशल के सोपान पढ़ रहे थे, क्योंकि शिक्षण विधियों को पढ़ने से पहले या किसी भी भाषा को समझने से पहले उसके कौशल को समझना जरूरी है। नमस्ते कानाराम जी, कल्पना चौधरी, अजय, अमरचंद, भवानी शेहर, योर हेल्पफुल आइडिया ऑफ व्हाट, क्या लिख रहे हो, नाइस क्लास पूजा शर्मा जी कह रही हैं। नमस्ते लक्ष्मी, महेंद्र जी नमस्ते, गोविंद राम शेरा जी, नाम पढ़ लिया मैंने आपका, बहुत शानदार, थैंक यू। चलिए, तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो थे भाषा कौशल के 4 सोपान। हमने इनका थोड़ा सा डिटेल में रिवीजन कर लिया है। अब हम संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं उनको पढ़ते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। तो मूल रूप से संस्कृत की शिक्षण विधियों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला जो इसका भाग है वो क्या है? परंपरागत या प्राचीन शिक्षण विधि। दूसरा है नवीन या आधुनिक शिक्षण विधि। और तीसरा है नवीनतम उपागम, यानी अभी हम जो शिक्षा में नए उपागम जो ला रहे हैं वो क्या क्या हैं। तो इस तरह से हम संस्कृत की शिक्षण विधियों को मूल रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। संजय, प्रिया मिश्रा, इमृत, हरभजन, अजय, ममता, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, ठीक है। तो परंपरागत या प्राचीन शिक्षण विधि पहला प्रकार तो यह है। दूसरा है नवीन या आधुनिक शिक्षण विधि, दूसरा प्रकार। तीसरा है नवीनतम उपागम। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। अगर इन तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो अपनी संस्कृत की शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाती हैं। और जब हम इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो अपने 15 नंबर भी यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। यहाँ पर आपने भाषा कौशल के 4 सोपान थे, बहुत इजी थे, इनको आपने आसानी से समझ लिया होगा, ठीक है। तो इनको समझिए। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों के प्रकारों की, कि ये जो विधियां हैं इनमें और कौन कौन सी प्रविधियां शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले परंपरागत या प्राचीन विधि, दूसरी नवीन या आधुनिक, और तीसरे नवीनतम उपागम होते हैं। देखिए, परंपरागत या प्राचीन जो विधि है इसको हम 2 भागों में फिर से बांटते हैं, जिसमें पहला है पाठशाला विधि, जिसको हम दूसरा एक और नाम है गुरुकुल परंपरा। चाहे पाठशाला विधि कहो चाहे गुरुकुल परंपरा कहो, एक ही बात है। दूसरा है व्याकरणानुवाद विधि, जिसको हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। तो चाहे भंडारकर विधि कहो या व्याकरणानुवाद विधि कहो, इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। मैं एक बार आपको नाम बता रहा हूं, केवल नाम, कि ये जो शिक्षण विधियां हैं ये कितने भागों में बांटी गई हैं और कौन कौन से विधियों में कौन कौन सी प्रविधियां शामिल है। जैसे परंपरागत में ये शामिल है, नवीन या आधुनिक में कौन सी हैं और नवीनतम में कौन सी हैं, ये सारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीडीएफ आपके पास पहले से भी होगी। चलिए, नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियों की बात करते हैं। देखिएगा, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि या निर्बाध विधि या सुगम विधि, हर्बर्ट की पंचपदी, विश्लेषण विधि, संरचना विधि, समवाय विधि या समन्वय विधि, मूल्यांकन विधि, ये सारी विधि कौन सी हैं? नवीन या आधुनिक शिक्षण विधि हैं, ठीक है। अब हम नवीनतम उपागम और देख लेते हैं। नवीनतम उपागम कौन कौन से हैं? सूक्ष्म शिक्षण जो है ये एक नवीनतम उपागम है। सूक्ष्म शिक्षण वगैरह सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाई है। आगमन उपागम, समस्या समाधान, परियोजना विधि, इसके बाद में दल शिक्षण, दल शिक्षण के बाद में पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण, प्रतिमान, अभिक्रमित अनुदेशन, संग्रंथन उपागम और निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये क्या हैं? ये सारे नवीनतम उपागम हैं। चलिए, तो सारे प्रकार आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। भवानी जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिया गुड इवनिंग, मनीष थैंक यू, ब्रिजेश थैंक यू। चलिए, अच्छा, जो परंपरागत या प्राचीन विधि है इसमें सबसे पहले हम पाठशाला विधि की बात करेंगे। पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा क्या है, देखिएगा।
बहुत ही आसान है, इन चीजों को एक बार आपको ध्यान से समझना है। यह प्राचीनतम विधि है। सबसे पुरानी विधि कौन सी है? पाठशाला विधि है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चतुष्टय पुरुषार्थ। चतुष्टय पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुराने समय में, जिस समय की विधि की बात की जा रही है, तो उस समय पढ़ने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुलों में जो शिक्षा प्राप्त करते थे बालक, वो नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं करते थे। आज हम जो भी पढ़ते हैं, हम नौकरी प्राप्त करने के लिए, या जो भी है, हम इंजीनियर बनने के लिए, जो कुछ भी करते हैं, हम अपनी आजीविका के लिए पढ़ते हैं। लेकिन उस समय पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता था? चतुष्टय पुरुषार्थ की प्राप्ति करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसको पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा कहते हैं। इसे गुरुकुल पद्धति भी कहते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पे पाठशाला विधि की जगह नाम लिख दिया गुरुकुल पद्धति, व्याकरण पद्धति, प्राचीन पद्धति, पंडित पद्धति, पाठशाला विधि, ये सारे इसी के नाम हैं। ठीक है, याद जरूर रखें। उपनयन संस्कार से विद्यारंभ होती थी, और शिष्य के लिए छात्र शब्द का प्रयोग। ये चीजें आपको मुख्य मुख्य बातें लिखाई हुई हैं। इस विधि में क्या याद रखना है कि ये सबसे प्राचीन विधि है। इसका मुख्य उद्देश्य चतुर्थ, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे गुरुकुल पद्धति, व्याकरण पद्धति, प्राचीन पद्धति, पंडित पद्धति, पाठशाला विधि आदि नामों से जाना जाता है। उपनयन संस्कार से विद्यारंभ, जो 16 संस्कार हैं, उसमें उपनयन संस्कार से विद्या आरंभ करवाया जाता था। कुछ चीजें और देख लीजिए। गुरु शिष्य का जो संबंध होता था, वो पिता और पुत्र के समान होता था, क्योंकि जब छात्र गुरुकुल में चले गए और गुरु के आश्रम में जब वो पढ़ते थे, तो वो घर तभी जाते थे जब उन्होंने शिक्षा पूर्ण अर्जित कर ली हो, या उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी। तो इतने दिनों तक वो गुरु के साथ रहते थे। तो गुरु और शिष्य के जो संबंध होते थे, वो पिता पुत्र तुल्य हो जाते थे। गुरु की आज्ञा माननी होती थी। जिस तरह से एक पिता और पुत्र रहते हैं, उसी प्रकार से उनको आश्रम में रहना होता था। तो परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको ध्यान में रखने हैं, गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान होते थे। संस्कृत छात्रों का अध्ययन करवाया जाता था। एक आदर्श पंडित का निर्माण गुरुकुल में करवाया जाता था। आदर्श सामर्थ्य, उच्चारण सामर्थ्य का संपादन, की शुद्ध उच्चारण का सामर्थ्य का विकास उसमें किया जाता था। वैदिक पढ़ाई होती थी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण वगैरह सब एकदम उच्चारण का उससे विकास होता था। स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन, सेल्फ स्टडी के प्रति रुचि उत्पादन का कार्य भी पाठशाला विधि से होता है। अनुशासनात्मक, तर्क शक्ति आदि गुणों का विकास। देखिए, अगर गुरुकुल में बालक है तो पूरा अनुशासन में उसको रहना पड़ेगा। तो अनुशासन का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा, ठीक है, उच्चारण का विकास होगा। संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन जब करेंगे और आदर्श पंडित बनेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छा पंडित जो होता है उसका उच्चारण सही होता है। तो यहाँ पर आप पाठशाला विधि के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप यहाँ तक समझ रहे हो। चलिए, इसके जो प्रविधियां हैं, पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा, यानी ये जो मैंने आपको जानकारी बताई, ये गुरुकुल परंपरा की जानकारी थी, जिसमें ये सारे कार्य इस विधि के अंतर्गत करवाए जाते थे। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जिन प्रविधियों को शामिल किया जाता था, उसमें मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि, मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि, सूत्र विधि, प्रायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, भाषण विधि और व्याकरण विधि, ये सारी विधियां, यानी ये सारी विधियां गुरुकुल परंपरा में काम में ली जाती थी। मौखिक विधि में क्या होता था, सूत्र विधि में क्या होता था, प्रायण विधि में वाद विवाद, ये सारा डिटेल में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। तो ये सारा आपने तभी भी देखा होगा। इनके बारे में फिर से डिटेल में एक बार देख लेंगे। व्याकरणानुवाद विधि या भंडारकर विधि इसका दूसरा प्रकार है। तो अब आपको जो आगे का शिक्षण करवाया जाएगा उसमें पाठशाला विधि ऊपर लिखी हुई है, मौखिक, व्यक्तिगत विधि, सूत्र विधि, परायण विधि, वाद विवाद विधि, ये सारी इस जगह इस साइड में आ जाएगी और प्रत्येक शिक्षण विधि यहां से एक्सप्लेन की जाएगी। तो ये जो एरो बना हुआ है ये रहेगा उस विधि के सामने और इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर किया हुआ मिलेगा। पहले भी आपको पीडीएफ में सेम इसी प्रकार से मिला होगा
और इनको हम एक एक करके पढ़ते हुए आगे चलेंगे। मौन पठन जो है वो तीसरी कक्षा से शुरू नहीं होता है। जिन बुक्स में तीसरी कक्षा दिया हुआ है वो गलत है पूरी तरह से। ये छठी कक्षा से ही शुरू होता है। तीसरी कक्षा का बच्चा जो गंभीर पठन, मौन पठन वगैरह है वो हम उससे करवा सकते हैं, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा। छठी कक्षा से, सही अर्थों में यदि एग्जाम में पूछा जाए तो छठी कक्षा से ही मौन पठन जो है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम ये जो सारी शिक्षण विधियां हैं इनको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो यहां पर एक बार मैं कुछ चीजें आपको फिर से दिखा देता हूं। अपनी जो संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं उसको मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। परंपरागत या प्राचीन, नवीन या आधुनिक और नवीनतम उपागम। परंपरागत में पाठशाला विधि और व्याकरणानुवाद विधि, और द्वितीय है नवीन या आधुनिक विधि, और तीसरी है नवीनतम। नवीन या आधुनिक विधियों में जिन विधियों को शामिल किया गया है वो आपके सामने है, और इसके बाद में नवीनतम उपागम जो है वो मैंने आपको बता दिए। ये सारा वीडियो आप देख भी चुके हैं, तो अभी मैं यहाँ पर इस क्लास को यहीं पे रोकना चाहूंगा, और आप ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो कल की कक्षा में साथ में इसके क्वेश्चन भी शामिल करेंगे, क्योंकि शिक्षण विधि है तो प्रत्येक शिक्षण विधि को हम एक एक को पढ़ेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये स्लाइड आप सभी के पास होंगी, अगर नहीं है तो स्काई एजुकेटर के टेलीग्राम ग्रुप से आप ये डाउनलोड कर लें, और साथ साथ में इसके क्वेश्चन भी कल मैं आपसे पूछूंगा। बहुत सारे इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो मेन जो मेरे को कमी लग रही है कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन साथ में होते तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो पाती। तो अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी साथ में लेकर आएंगे। आप ये स्लाइड जो है मैं आपको पहले ही भेज दूंगा, आप ये स्लाइड कल एक बार पढ़ के आए, और इसके क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और साथ साथ में इसका कुछ फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ा चुका हूं। 29 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं इसके बारे में, जिसमें संपूर्ण शिक्षण विधि कवर करवाई हुई है। तो आगे की चीजें हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सर इंग्लिश टीचिंग मेथड, हाँ इंग्लिश टीचिंग मेथड भी करवाएंगे। अब ये चीजें मैं कुछ आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ, देखिए ध्यान से आपको समझना है। बहुत सारे कॉल डेली इसलिए आते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि पीडीएफ है, लेकिन कहाँ है। तो ध्यान से सुनना, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता सर टेलीग्राम क्या है। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप की तरह मोबाइल ऐप है, सेम टू सेम वैसे ही वर्क करती है, व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा उन्नत है। आप प्ले स्टोर में सर्च करो टेलीग्राम। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है, टेलीग्राम में ऊपर एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें आपको सर्च करना है स्काई एजुकेयर, तो वहां पर एक ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। इससे इजी तरीका बताता हूं, अपना मोबाइल ऐप है खुद का स्काई एजुकेयर के नाम से, वो मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लो। उस मोबाइल ऐप में सारी पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप डाली हुई है। संस्कृत शिक्षण विद्या नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें सारी पीडीएफ पड़ी है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे प्रिंट करवाने हैं नोट्स, तो मेरे को ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, ये नहीं चाहिए, एक ही भाग में चाहिए। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो डाली हुई है, आज मैं ऐप में और डाल दूंगा, जिसमें सारी 29 वीडियो में संपूर्ण शिक्षण विधि कवर करवाई हुई है। आप इसका प्रिंट आउट लेकर भी अपने घर पे पढ़ सकते हो, तो वो आपको मिल जाएगा स्काई एजुकेयर की मोबाइल ऐप में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपना जो रीट का कोर्स है, जिसमें बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और अपना सामाजिक अध्ययन का पूरा कोर्स है, पूरा कंप्लीट। इसके साथ ही साथ साइंस मैथ का और पर्यावरण अध्ययन यानी बाल लेवल फर्स्ट सेकंड सारा, यानी रीट का कंप्लीट कोर्स, प्रत्येक सब्जेक्ट, उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स। कई बच्चों में कंफ्यूजन होता है सर कोर्स में केवल वीडियो ही है या केवल पीडीएफ ही है, तो उसमें इंपोर्ट सारे पाठ्यक्रम के सारे वीडियो हैं, पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं। अभी अभी का नया कोर्स बनाया हुआ है नए सिलेबस के अनुसार, पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें पूरे सिलेबस की पीडीएफ हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और अभी हम जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके लिए टेस्ट सीरीज बनवा रहे हैं, तो आपको कल या परसों से उसके टेस्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप यदि स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं।
नाम मात्र के शुल्क में देखिए केवल इतना सस्ता आपको क्या मिलेगा, आप मुझे ये बताओ। रीट का L1 का कोर्स आपको 299 रुपए में, सारे सब्जेक्ट टोटल कंप्लीट कोर्स। L2 का जो कोर्स है वो केवल 249 रुपए में। अब यहां पर भी देखिए मैं आपको एक बहुत ही गजब की चीज बताने वाला हूं। ये आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, मैथ, पर्यावरण अध्ययन, सब कुछ कंप्लीट कोर्स, कुछ भी त्रुटि नहीं। सारे वीडियोस के डेमो वहां पर बहुत सारे फ्री हैं, क्वालिटी आप देख सकते हो, ऑडियो वीडियो सारा कुछ देख सकते हो, सारी चीजें उसमें डली हुई हैं। कुछ जो नए सिलेबस में जो टॉपिक आए हैं वो भी लगभग तो हम कंप्लीट करवा लाए हैं, जो बचे हैं वो कल संडे को या मंडे को सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरा एकदम कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। जैसे आप परचेज करोगे तुरंत सारे वीडियो, सारे पीडीएफ आपके सामने, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। अब यहां पर आपके लिए एक शानदार चीज मैं बताने वाला हूं। अभी कोर्स की प्राइस यही चल रही है और ये भी एक ऑफर के तहत चल रही है। हमने एक ऑफर निकाला हुआ है, उसमें ये रेट मिल रही है। बाकी कोर्स की मेन जो प्राइस है वो 5,000 रुपए है, लेकिन हम नाम मात्र के शुल्क में हम आपको ये चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं। अब यहां पर देखिए नया क्या है, आज अपने चैनल ने 5 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं। अपना जो परिवार है वो 5 लाख का हो चुका है और मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा खुशी है। आप सभी का सहयोग मिला मुझे, इस कारण से ये 5 लाख का ये जो परिवार है ये बन पाया। अब मेरा जो कर्तव्य है वो है आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल बहुत ही कम प्राइस में उपलब्ध करवाना का। मैंने एक वीडियो भी डाला था कुछ दिनों पहले कि अब मैं आपसे एक वादा करता हूं कि राजस्थान में सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाएगी स्काई एजुकेयर के द्वारा। तो अभी थोड़ी देर बाद स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप में एक शानदार ऑफर लॉन्च होने वाला है और ये आपको तभी पता लगेगा आप ऐप को इंस्टॉल करके रखोगे तब। एक बहुत ही शानदार ऑफर 299 रुपए में रीट लेवल 2 का जो कोर्स है इसमें बहुत बड़ी कटौती करके आपको नाम मात्र के शुल्क में रीट लेवल 2 का कोर्स में उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि हमने आज 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं और ये ऑफर जो है ये चंद घंटों के लिए रहेगा। इसमें हम एक टारगेट लेके चलेंगे कि केवल 3,000 बच्चों को ये कोर्स हम देंगे, ज्यादा को नहीं देंगे, केवल 3,000 जो किस्मत वाले हैं शुरू में जो आएंगे उनको ये मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस इसकी जस्ट मैं 50% कम करने वाला हूं। जो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे वो सब इसका मजा ले पाएंगे और लेवल 2 का है उसमें भी आप 50% की कटौती करके चलिए। ये ऑफर आपको आज मिलने वाला है, जस्ट थोड़ी देर बाद। तो आप सभी ऐप को डाउनलोड कर लो अगर आपने नहीं किया तो, और इस ऑफर का लाभ लो। ये ऑफर जो है ये आपके लिए यादगार बन सकता है, आपको रीट में सिलेक्ट करवा सकता है। आपने बहुत सारे कोर्स ले रखे होंगे ऑलरेडी, लेकिन एक बार आप इस कोर्स को देखो, डेमो वीडियो है, फ्री वीडियो बहुत सारे हैं, वो ही आप एक बार देखो, आपको लगेगा कि वास्तव में आपने अभी तक एक बहुत बड़ी चीज मिस की हुई थी जो अब आपको मिल पाई है। तो उम्मीद करता हूं आज हमने भाषा कौशल के चारों सोपानों के बारे में फिर से रिवीजन किया, ये आपको समझ आया होगा। और एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपसे आज की इस क्लास के लिए विदा लेता हूं। कल मैं इसका बचा हुआ आगे का पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा। मदन परमार जी करें अब आगे क्लास, आगे कब होगी क्लास? हर दिन लाइव क्लास होती है। रतन जी कह रहे हैं मजा आ गया, बिल्कुल मजा आना ही चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप जरूर समझ पाए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कई बच्चे शिकायत करते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लीजिए स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप, जिसमें आपको आज एक जबरदस्त ऑफर मिलने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।